नवीन बार बार अपनी शर्ट के कॉलर को आगे पीछे करके देख रहे थे, क्योंकि कॉलर काफी घिस चुका था और जिस वजह से साफ पता चल रहा था कि ये शर्ट पुरानी है। लेकिन उनके पास नई शर्ट खरीदने के पैसे ही नहीं थे। पर अब क्या करते? आज बड़े भाई शैलेंद्र जी के घर जाना था, क्योंकि उनकी बेटी कियारा का जन्मदिन इस बार खूब धूमधाम से मनाया जा रहा था। नवीन जी की बेटी आरुषि ने अपने एक सूट को अच्छे से प्रेस करके चमका लिया। भले ही वो सूट काफी पुराना हो चुका था, लेकिन फिर भी वो एक गरीब की इज्जत की तरह चमक रहा था। आरुषि ने अपने छोटे से बक्से से रिपोर्ट कार्ड को निकालकर अपनी किताबों के बीच में रख लिया। उसे खुद समझ नहीं आया कि आखिर वो जन्मदिन में इसे लेकर क्यों जा रही है। शायद इसलिए क्योंकि उसका मन जानता था कि जब कोई वहां पर उसका मजाक उड़ाते हुए पूछेगा कि अब वो आगे क्या करेगी, तो सिर्फ वहां पर अपने सपनों के बारे में नहीं बल्कि अपनी मेहनत का रिजल्ट भी दिखा सकेगी। नवीन जी ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुराए, लेकिन उनके होंठ कांप रहे थे। वो अच्छे से जानते थे कि शैलेंद्र भैया के घर की चमक उनकी गरीबी और बुरी हालत को साफ साफ दिखाएगी। फिर भी उन्होंने भारी मन से अपनी बेटी से कहा, चलो बेटा, कभी कभी इंसान को रिश्ते निभाने ही पड़ते हैं, चाहे भले ही मन ना हो। उस पतली सी गली से बाहर निकलते हुए आरुषि ने अपने पापा की पुरानी चप्पलों की आवाज सुनी, जो हर एक कदम पर जैसे बता रही थी कि अब इन चप्पलों की भी उम्र हो चुकी है। बाहर निकले तो तुलसी के सामने दिया जल रहा था। नवीन ने दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। आरुषि अपनी माँ सुधा की तस्वीर की तरफ देखने लगी, जो दरवाजे के भीतर टंगी थी और उसके नीचे गेंदे के सूखे फूल थे। माँ का चेहरा तो हमेशा की तरह वैसा ही था, एकदम शांत। पर आज आरुषि को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी माँ पूछ रही हो कि क्या एक बार फिर से बेइज्जत होने के लिए जा रही हो। बस अड्डे तक चलते हुए रास्ते में अच्छी खाने पीने की चीजों की खुशबू उठ रही थी और सड़क से अमीर लोग अपनी गाड़ियां बिना किसी हिचकिचाहट के धूल उड़ाते हुए ले जा रहे थे। इसके बाद बस आ गई। वो दोनों बाप बेटी बस में चढ़ गए। नवीन ने जेब में हाथ डाला, कुछ सिक्कों को गिना और फिर 2 टिकटें खरीद ली। आरुषि खिड़की के पास बैठ गई। उसने अपने पिता के हाथों को देखा, जिनकी उंगलियां मोटरसाइकिल के औजारों के तेल से अब जैसे हमेशा के लिए काली हो चुकी थीं। ये वही हाथ थे जो उसके बाल बनाते, बुखार के समय माथे को छूते और रात को जब वो गहरी नींद की वजह से किताबों पर ही सिर रखकर सो जाती तो उसे प्यार से जगा देते। शैलेंद्र का बंगला एक आलीशान सोसाइटी में था, जहां का हर घर अंदर से किसी महल की तरह जगमगाता था। बड़े बड़े लोहे के गेट थे और साथ में बगीचा भी था। जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि पूरे घर को ऐसे सजाया गया था जैसे आज दिवाली हो। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी। अंदर से हंसने और गाने बजाने की जोर जोर से आवाजें आ रही थी। नवीन कुछ पल के लिए दरवाजे के बाहर ही रुक गए। सिक्योरिटी गार्ड ने उन दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कि पूछ रहा हो कि क्या गलती से यहाँ आ गए हो या फिर सचमुच तुम्हें भी निमंत्रण दिया गया है। आरुषि ने अपने पापा का हाथ धीरे से पकड़ लिया। उसने महसूस किया कि नवीन के हाथ पसीने से भीग रहे थे। अंदर संगमरमर का फर्श बिछा था, जिस पर चलते हुए उन्हें अपने पैर बहुत गंदे लग रहे थे। दीवारों पर आसपास ऐसा लग रहा था जैसे सोने का फ्रेम करवाया गया हो और कांच का झूमर तो पूरे हॉल को घेरे हुए था। साथ ही बड़ा सा मंदिर भी बना था, जिसमें भगवान की बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी थी और सामने चांदी की थाली में दिया जल रहा था। पूरे घर में अगरबत्ती की नहीं बल्कि रुपए पैसों की महक फैली हुई थी। ये सब देखकर नवीन को अपने घर का मिट्टी का आंगन, चूल्हे की कालिख और वो बारिश में टपकती हुई छत याद आ गई। रेणुताई ने सबसे पहले आरुषि को देखा। वो उसी वक्त महंगी बनारसी साड़ी पहने हुए थी और गले में लंबे लंबे 2 भारी भरकम हार थे और हाथ मोटे मोटे सोने के कंगनों से भरे हुए थे। माथे की बिंदी इतनी बड़ी थी कि जैसे सबको पता चल रहा हो कि वही यहाँ की रानी है। उन्होंने मुस्कुराकर उन दोनों का स्वागत किया, पर वो मुस्कान दिखावे से भरी हुई थी। अरे नवीन, आखिरकार आ ही गए हो तुम लोग। उन्होंने ऐसे कहा जैसे उन्हें उन लोगों के आने की उम्मीद नहीं थी। फिर आरुषि की तरफ देखकर बोली, ओहो, तो तुम्हारी बेटी तो बहुत बड़ी हो गई। वही पुराना सूट पहनकर चली आई। चलो कोई बात नहीं, गरीब लोग सादे कपड़ों में ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर वहां पर जो रिश्तेदार थे वो सब हंस पड़े। आरुषि ने अपना सिर झुका लिया,
लेकिन उसके अंदर कुछ कचोटने लगा। शैलेंद्र सोफे पर बैठे हुए मेहमानों से घिरे थे। उनकी आवाज ऊंची थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये घर नहीं बल्कि पूरे परिवार की किस्मत भी उनकी बंद मुट्ठी में हो। नवीन ने आगे बढ़कर अपने भाई के पैर छुए। शैलेंद्र ने आशीर्वाद देते हुए हाथ तो रखा, पर तुरंत ही पास में रखे हुए एक मखमली रुमाल से अपने हाथ की उंगलियों को पोंछ लिया। ये छोटी सी हरकत शायद किसी और ने वहां नहीं देखी हो, मगर आरुषि ने देख ली थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पिता की पूरी जिंदगी को गंदगी समझकर झाड़ दिया हो। नवीन ने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने बस हल्की सी मुस्कान चेहरे पर सजा ली, जो बेइज्जती से पतली और मजबूरी से भरी मुस्कान थी। डाइनिंग हॉल में तरह तरह के पकवानों की कतारें सजी हुई थीं। लंबी लंबी मेजें थीं, जिन पर एक से एक खाने की चीजें रखी थीं और एक से एक मिठाइयां भी। आरुषि ने इतने सारे खाने पीने की चीजों को आज से पहले एक साथ कभी नहीं देखा था। उसे याद आया कि सुबह उसने घर में सिर्फ सूखी रोटी और प्याज खाया था, जिस पर उसके पापा ने हंसकर कहा था कि अरे आज रात को तो बहुत बड़ी दावत है। पर जब उसने प्लेट हाथ में पकड़ी तो ऐसा लगा कि भूख अचानक से गायब हो गई हो। उसे लग रहा था जैसे उसके हर एक निवाले पर किसी की नजर टिकी हो कि आखिर ये कितना खाएंगे और किस अधिकार से खाएंगे, और क्या बदले में कुछ अच्छा देकर भी जाएंगे। कियारा, शैलेंद्र की बेटी, अपनी सहेलियों के बीच में खड़ी थी। उसने इस वक्त एक चमकीली सी ड्रेस पहन रखी थी और वो मोबाइल से लगातार तस्वीरें ले रही थी। आरुषि को देखते ही उसने अपनी नाक सिकोड़ ली और भौहें चढ़ा ली। अरे आरुषि, तुम भी आ गई हो? उसने अपने अंदाज में अंग्रेजी भरे शब्दों को शामिल करके कहा। पापा तो बता रहे थे कि तुम तो बहुत पढ़ती हो। उसकी आवाज में आरुषि की तारीफ कम और मजाक उड़ाना ज्यादा था। आरुषि ने बड़ी ही विनम्रता से कियारा को नमस्ते किया। कियारा ने उसकी किताबों वाले बैग पर नजर डाली और हंसते हुए बोली, मेरे बर्थडे वाले दिन भी तुम किताबें लेकर आई हो। सच कहा है किसी ने, गरीबों के पास इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। नवीन ने बात बदलने के लिए पूछा, और कियारा बेटा, अब आगे पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है? तभी रेनू जी बड़े ही गर्व से बोली, हमारी कियारा तो अमेरिका जाएगी फैशन मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए। पता है तुम लोगों को, वहां पर अच्छे अच्छे को भी एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन अगर ऊपर वाले की कृपा हो और शैलेंद्र जी की इतनी पहचान हो तो फिर हमारे लिए कोई मुश्किल ही नहीं है। ये कहते हुए उन्होंने आरुषि की तरफ नजर डाली और जैसे तुलना की तलवार धीरे से दोनों के बीच खड़ी कर दी। तभी वहां एक रिश्तेदार ने पूछा, और ये आरुषि क्या करेगी? हॉल का शोर अचानक से हल्का हो गया। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा थी, लेकिन कुछ लोग इस बात में अपना मनोरंजन ढूंढ रहे थे। आरुषि ने अपने पिता की तरफ देखा। नवीन ने बेटी की आंखों में हल्का डर देखा, पर उससे ज्यादा हिम्मत। नवीन ने सिर हिलाकर आरुषि को बोलने की हिम्मत दी। आरुषि ने कसकर उस थैले का पट्टा पकड़ा और धीमे से बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ। आगे चलकर मैं हृदय रोग विशेषज्ञ बनना चाहती हूँ। उसके शब्दों में घमंड नहीं था, बस एक सपना था, पर उसके सपने के सबके सामने आते ही जैसे लोगों को हंसने का कारण मिल गया। पहले हल्की हंसी और फिर रेनू का जोरदार ठहाका सुनाई दिया और फिर सब उसी आवाज में मिल गए, डॉक्टर। रेनू ताई ने शब्द को लंबा खींचा। ये उसकी तारीफ नहीं थी बल्कि मजाक बन गया था। अरे इसे पता भी है कि डॉक्टर बनने में कितने लाख रुपए लगते हैं? पता है, किताबें, कोचिंग, हॉस्टल, फीस, कितना सब कुछ होता है। ये कोई सरकारी स्कूल की परीक्षा नहीं है कि रात को लालटेन जलाकर पढ़ लिया और बस सुबह बन गई डॉक्टर। शैलेंद्र ने धीमी हंसी के साथ कहा, सपने तो अच्छे हैं, पर हर आदमी को अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए। ये सुनकर नवीन का चेहरा उतर गया। उन्होंने चाहा कि वो कुछ कहें, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए। आरुषि का मन हुआ कि वो अपना रिजल्ट निकाल कर दिखाए, पर कियारा ने पहले ही आगे बढ़कर वो कागज ले लिया। अरे इतने अच्छे नंबर! उसने आश्चर्य दिखाया पर मुस्कुराकर बोली, लेकिन क्या फायदा, नंबरों से तो कुछ भी नहीं होता। मेडिकल कॉलेज में तो इंग्लिश बोलनी पड़ती है, बड़े बड़े लोगों से मिलना पड़ता है और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। कोई भी मरीज तभी भरोसा करता है जब डॉक्टर का परिवार भी अच्छा होता है। तभी एक रिश्तेदार पीछे से बोला, हाँ, गरीब घर की लड़की के लिए तो नर्सिंग का कोर्स ही ठीक है, दूसरों की सेवा भी करोगी और खर्चा भी कम होगा। तभी किसी और ने कहा, अरे इतना सब भी क्यों करना,
ग्रेजुएशन पूरी करो और लड़की की शादी कर दो। गरीब लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, वरना फिर शादियां भी नहीं होती हैं और बिना बात हवा में उड़ने लगती हैं। ये हर बात आरुषि के मन में गांठ बनती गई। उसे अपनी माँ की खांसी याद आई, हॉस्पिटल के बाहर पिता की बेचैन आंखें याद आईं और वो रात याद आई जब पैसे ना होने के कारण उसकी माँ का इलाज टल गया था। उसी रात उसने अपनी माँ के ठंडे हाथ को पकड़कर मन में प्रतिज्ञा ली थी कि एक दिन वो किसी गरीब की माँ को सिर्फ इसलिए मरने नहीं देगी कि घर में पैसे नहीं थे। पर आज ये लोग उसके सपने को कबाड़ समझकर उसकी धज्जियां उड़ा रहे थे। उसने जैसे तैसे अपने आंसुओं को रोका, क्योंकि यहाँ सबके सामने रोना मतलब इनका मनोरंजन और बढ़ा देना था। नवीन ने आखिरकार धीमी आवाज में कहा, आरुषि मेरी बेटी बहुत मेहनत करती है भैया, अगर भगवान ने चाहा तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। शैलेंद्र ने उसकी तरफ देखा और घूरते हुए बोला, नवीन, भगवान भी उसी की मदद करते हैं जिसके पास पहले से कुछ होता है। तुम्हारी दुकान से भला तुम कितना कमा लेते हो? दिन भर में 200-300 रुपए अगर बन भी जाते हैं तो उससे क्या होगा? बड़े आए डॉक्टर बनाने चले हैं। कल को जब लड़की की फीस नहीं भर पाओगे ना तो उसका पूरा साल खराब करके रख दोगे, फिर लोग क्या कहेंगे? ये सुनकर नवीन ने सिर झुका लिया। उसे लगा जैसे उसकी गरीबी सिर्फ जेब में नहीं बल्कि सबकी आंखों में भी लिखी हुई है। रेणुताई ने आरुषि के कंधे पर हाथ रखा, पर वो हाथ प्यार से भरा हुआ नहीं बल्कि बोझ से भरा हुआ था। देखो आरुषि बेटी, बुरा मत मानना, हम लोग बड़े हैं इसीलिए तो तुम्हें समझा रहे हैं। हर सपना अच्छा नहीं होता। अमीरों के सपने अमीरों पर ही अच्छे लगते हैं। तुम्हारे पापा सीधे आदमी हैं लेकिन बहुत ही भावुक भी हैं। तुम तो कम से कम समझदार बनो, घर को संभालो और कोई छोटा मोटा कोर्स कर लो और फिर शादी कर लो। कम से कम अपने पिता के कंधों का बोझ तो उतारोगी। यही तुम्हारे पिता की खुशी होगी और हर लड़की का असली सुख भी यही होता है। आरुषि ने धीरे से अपना कंधा छुड़ाया। वहीं बैठे हुए उसके बूढ़े दादाजी के दोस्त विश्वनाथ जी चुपचाप सब देख रहे थे। उनकी आंखें धुंधली थीं पर उनमें अनुभव की गहराई थी। उन्होंने तुरंत कहा, ज्ञान पर कभी किसी का एकाधिकार नहीं होता। पर उन सब लोगों के शोर में उनकी आवाज दब गई। शैलेंद्र ने हंसकर विषय को बदल दिया, अरे छोड़िए अंकल जी, ये तो बच्चे हैं, बड़े बड़े सपने देख लेते हैं। फिर उन्होंने अपने नौकर से कहा कि सबको मिठाई दी जाए और उसे लगा जैसे उसके सपने पर भी किसी ने चांदी का वर्क चढ़ाकर उसे मजाक की थाली में रख दिया हो। वो धीरे से पीछे हट गई। बालकनी में आकर आरुषि ने गहरी सांस ली। बाहर लॉन रंगीन लाइटों से जगमगा रहा था। तभी उसे दूर कहीं से मंदिर की आरती और घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और आंसुओं को पलकों के नीचे रोकने लगी। तभी नवीन उसके पास आए। उन्होंने कुछ पल तक कुछ नहीं कहा। पिता पुत्री के बीच अक्सर शब्दों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि दुख का खून एक ही नसों में बहता है। नवीन ने धीरे से पूछा, तुम्हें बुरा लगा बेटा? और आरुषि ने सिर हिलाया। नहीं। उसने बस कहा, पापा, क्या सचमुच डॉक्टर बनने के लिए अमीर पैदा होना ही जरूरी है? नवीन ने उसके प्रश्न को सुना और जैसे भीतर कुछ टूट गया। वो चाहता था कि तुरंत कह दे, नहीं बेटा, भगवान न्यायप्रिय है और पैसा नहीं बल्कि मेहनत से सब मिलता है। पर सच ये था कि उसने जीवन में देखा था कि मेहनत अक्सर अमीरों के रास्ते से होकर गुजरती है और गरीबों की कमर तोड़ देती है। फिर भी वो अपनी बेटी को निराश नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम सिर्फ अपने मन को कभी हारने मत देना। पैसा रास्ते खरीद सकता है लेकिन मंजिल तक चलने वाले कदम कभी नहीं खरीद सकता। आरुषि ने अपने पिता के चेहरे पर थकान देखी। आंखों के नीचे की गहरी रेखाएं, माथे पर पसीने की परत और मुस्कान में छिपी हुई तकलीफ। वो जानती थी कि जो अपमान उसे मिला है उससे कई ज्यादा उसके पिता को भी मिला है, क्योंकि किसी गरीब पिता के सामने उसकी संतान का सपना छोटा कहा जाए तो वो चोट सीधा उनकी आत्मा पर लगती है। आरुषि ने वो कागज थैली में रखा और मन ही मन कहा, मैं नहीं हारूंगी और आज के इस मजाक को याद रखूंगी। बदले के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने के लिए, जो जोश चाहिए उसके लिए। तभी अंदर से आवाज आई कि सब लोग फैमिली फोटो के लिए आ जाओ। नवीन जी और आरुषि को भी बुलाया गया, पर उन्हें सबसे पीछे खड़ा किया गया। सामने शैलेंद्र, रेनू और कियारा के साथ बाकी अमीर रिश्तेदार फैंसी कपड़ों में बैठे थे। फोटोग्राफर ने कहा, मुस्कुराइए।
आरुषि ने देखा कि उसके पापा ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उनकी आंखों में मुस्कान नहीं थी। उसे लगा कि ये तस्वीर आने वाले सालों में दीवार पर लगेगी और लोग कहेंगे कितनी खुशहाल फैमिली है, पर किसी को भी इस तस्वीर के पीछे छिपे हुए भेदभाव, टूटे हुए स्वाभिमान और दरारों की दीवारें नहीं दिखेंगी। खाने के बाद जब चलने का समय हुआ तो रेणु ताई ने बची हुई मिठाई का डिब्बा नवीन को दिया। ले जाओ इसे, आरुषि खा लेगी। भले ही उन्होंने साधारण तरीके से कहा, पर यह साफ दिख रहा था कि वो उन पर उपकार कर रही हैं। नवीन जी ने डिब्बा लेने से मना किया, क्योंकि गरीब आदमी कभी कभी अपमान भी इसलिए सह लेता है कि घर में बच्चों को खुशी मिल जाए। घर से बाहर निकलते समय शैलेंद्र ने नवीन को रोककर कहा, सुनो, अपनी लड़की को ज्यादा हवा में मत उड़ाओ। कल को अगर सपने टूटेंगे तो फिर दुख तुम्हें भी होगा। और हाँ, हमारे नाम पर कोई उधार बुधार मत ले लेना, समझे? हमारी इज्जत बनी रहनी चाहिए। नवीन ने कहा, आप चिंता ना करें भैया। उन्होंने हिम्मत जुटाकर ऐसा कहा तो पर अंदर से सब बिखर गया था और आरुषि ने अपने ताऊ के चेहरे को आखिरी बार देखा। उसे समझ आ गया कि अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं बनती, कभी कभी वो मन के चारों ओर बनी ऊंची दीवार भी होती है। लौटते समय बस में भीड़ थी। नवीन जी खड़े रहे। आरुषि को खिड़की के पास सीट मिल गई थी। उसने मिठाई का डिब्बा गोद में रखा, पर खोलने की इच्छा नहीं हुई। वो देख रही थी कि सड़क पर कुछ लोग गाड़ियों में सुरक्षित जा रहे थे तो कुछ पैदल चल रहे थे। उसे लगा कि ये भारत देश सिर्फ त्योहारों और रंगों का देश नहीं है, ये उन सपनों का भी देश है जिन्हें जन्म होने से पहले ही जाति और इंसान के जेंडर की तराजू पर तोल दिया जाता है। घर पहुंचकर नवीन जी ने दरवाजा खोला तो अंधेरा था। आरुषि ने मां की तस्वीर के सामने दिया जलाकर मिठाई का डिब्बा रखा। नवीन ने आश्चर्य से पूछा, खाओगी नहीं? वो बोली। पहले मां को कुछ देर बाद उसने धीरे से अपनी मां से कहा, ये सपना सचमुच बहुत बड़ा है, तो इसके लिए मुझे खुद को भी बड़ा बनाना होगा। ये सुनकर नवीन की आंखें भर आईं। उस रात आरुषि ने अपनी किताबें निकाली और लालटेन जला ली। बाहर गली में कुत्ते भौंक रहे थे। नवीन ने कहा कि थक गई होगी बेटा, सो जाओ। आरुषि ने पन्ना पलटा और कहा, पापा आज नींद नहीं आएगी। उन लोगों की हंसी सुनाई देती है, पढ़ूंगी तो शायद माँ की आवाज सुनाई दे। नवीन चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। उस छोटे से कमरे में गरीबी थी, टूटे बर्तन थे और सीलन थी, पर उस रात वहां एक संकल्प भी जन्म ले रहा था। नवीन ने अपनी पत्नी सुधा की तस्वीर की तरफ देखकर मन ही मन उससे माफी मांगते हुए कहा कि आज मैं हमारी बेटी को दुनिया की हंसी का पात्र बनने से बचा नहीं पाया। फिर एक नजर आरुषि पर डाली, जिसकी नजर किताब पर थी और पीठ सीधी थी। वो इस वक्त सिर्फ उनकी बेटी नहीं लग रही थी, वो उन सभी गरीब बेटियों की एक खामोश आवाज थी जिन्हें कहा गया कि उनकी जगह सिर्फ रसोई में काम करने या समझौते करने के लिए ही है। नवीन ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, भले ही तुम मेरी उम्र कम कर देना, पर मेरी बेटी को खूब हिम्मत देना। जैसे जैसे आरुषि पढ़ती गई, उसकी आंखों के सामने आज का हर एक दृश्य घूमता गया। ताऊ जी की हंसी, रेणु की बातें और शैलेंद्र की ठंडी सलाह। उसने अपने अंदर उठते अपमान को नफरत बनने से रोका और उसे मेहनत में बदलने का निर्णय लिया। उसे पता था कि रास्ता लंबा होगा, फीस बहुत भारी होगी, समाज भी निर्दयी होगा और हर मोड़ पर गरीबी उसके पैरों में जंजीर डालने की कोशिश करेगी। फिर भी उसने कलम उठाई और कॉपी के पहले पेज पर लिखा, डॉक्टर आरुषि, नवीन कटियार। सुबह जब मंदिर की घंटी सुनाई दी तो नवीन जी तब तक नहीं सोए थे। आरुषि चारपाई पर किताब खुली छोड़कर थकान से झुकी हुई थी। उसकी उंगलियां पन्ने पर टिकी थीं। नवीन ने धीरे से किताब बंद की, लालटेन की लौ धीमी की और बेटी के चेहरे को देखा। रात की चोट उसके माथे पर शांत होकर बैठी थी। वो सोचने लगे कि बच्चे अपने अपमान को जल्दी भूल जाते हैं या फिर उसे उम्र भर की दिशा बना लेते हैं। उन्हें डर था कि आरुषि का सपना कहीं उसके कंधों का बोझ न बन जाए। नहा धोकर वो तुलसी के पास आकर बैठ गए। आंखों के सामने बड़े भैया का संगमरमर का घर नहीं, बल्कि अपने बचपन का कच्चा आंगन लौट आया। वही घर जहां पिता रामदास कटियार सुबह दुकान पर जाते थे तो दोनों बेटों के सिर पर प्यार से हाथ फेरते थे। शैलेंद्र बड़ा था, स्वभाव में तेज और हिसाब किताब जानता था। नवीन छोटा था और चुप रहता था, पर पढ़ाई में इतना अच्छा था कि मास्टर जी कहते थे, ये लड़का बड़ा होकर ऑफिसर बनेगा। तब किसी ने नहीं सोचा था
कि एक दिन दोनों भाइयों के बीच पैसा एक ऊंची दीवार खड़ी कर देगा। रामदास की किराने की छोटी सी दुकान थी, पर मन बड़ा था। वो हमेशा कहते थे, घर की असली पूंजी तिजोरियों में नहीं, बच्चों के संस्कारों में होती है। नवीन रात को लालटेन के नीचे गणित के सवाल हल करता और माँ लीला देवी उसके लिए चाय बना लाती। शैलेंद्र दुकान पर बैठना सीख रहा था और ग्राहकों की आंखें देखकर भाव बढ़ाता भी था। पिता हंसते हुए कहते, व्यापार में चतुराई ठीक है, पर कभी किसी के साथ अन्याय मत करना। शैलेंद्र सिर हिला देता, पर नवीन ने देखा था कि उसके भाई की आंखों में लालच चमकता था, जो ईमानदारी से बड़ा था। नवीन को इंटरमीडिएट में जिले में दूसरा स्थान मिला। उस दिन घर में हलवा पूरी बन गई। पड़ोसियों को भी बधाइयां दी गईं। पिताजी ने पहली बार कहा कि वो उसे पढ़ने के लिए बनारस भेजेंगे। नवीन ने सपने में खुद को कॉलेज के बड़े बरामदे में चलते हुए देखा, पर उसी साल पिताजी को पक्षाघात हो गया। दुकान बंद हो गई, कर्ज बढ़ने लगा और शैलेंद्र ने कहा कि पढ़ाई बाद में भी हो जाएगी, पहले घर संभालना होगा। नवीन ने बिना किसी शिकायत के किताबें अपने बक्से में रख दी। उसे लगा कि ये बलिदान कुछ समय के लिए है, पर गरीबी में स्थायी दुख भी अक्सर स्थायी किस्मत बन जाता है। शैलेंद्र ने दुकान की जिम्मेदारी संभाली, पर हिसाब की चाबी अपने पास रखी। नवीन सुबह से रात तक सारा माल ढोता, ग्राहकों को सामान देता, पिता की दवा लाता और माँ की सेवा करता। धीरे धीरे दुकान बढ़ने लगी। फिर शहर के बाजार में दूसरी दुकान खुली। शैलेंद्र ने कहा, सब कुछ परिवार का ही है। नवीन ने भरोसा कर लिया, क्योंकि भाई पर शक करना उसे पाप लगता था। पर जब पिताजी की मृत्यु और संपत्ति के कागज निकले, तो नवीन ने देखा कि ज्यादातर संपत्ति शैलेंद्र के नाम पर हो चुकी थी। उसने बताया कि पिताजी ने खुद ही ऐसा किया। लीला देवी चुप रही। शायद उन्हें भी सच बोलने से डर लगता था। माँ के मरने के बाद घर का आंगन जैसे अपनी आत्मा ही खो चुका था। नवीन ने पूछना चाहा कि उसे उसका हिस्सा क्यों नहीं मिला, पर शैलेंद्र ने रिश्तेदारों के सामने कहा कि तुम्हें तो हमने पाला है, तुम्हें आखिर कागजों की क्या जरूरत होगी, मैं हूं ना। इस बात ने नवीन को भिखारी बना दिया। वो समझ गया कि जिस अधिकार को मांगना पड़े, वो संबंधों में पहले ही मर चुका होता है। नवीन ने घर छोड़ दिया और पुरानी गली में एक टूटी हुई दुकान किराए पर ले ली। इस दुकान में उसने साइकिल की मरम्मत का काम शुरू किया और धीरे धीरे उसका नाम नवीन मिस्त्री पड़ गया। सुधा उसके जीवन में खुशियों की बहार की तरह आई। सांवला चेहरा, बड़ी आंखें, शादी साधारण तरीके से हुई, फिर भी नवीन को लगा जैसे उसके सूने जीवन में दिवाली का त्योहार आ गया हो। सुधा ने कभी भी उसे गरीबी का ताना नहीं दिया। वो कहती कि घर की दीवारें छोटी हों तो क्या हुआ, मन में तो जगह बड़ी होनी चाहिए। सुधा के हाथ की रोटी में घी कम होता था, पर प्रेम इतना कि भूख उसके प्यार और अपनेपन से ही शांत हो जाती थी। जिस दिन आरुषि पैदा हुई, उस दिन पहली बार नवीन खुलकर रोया। सरकारी अस्पताल था, खिड़की टूटी थी, चारों तरफ मच्छर भिनभिना रहे थे, पर जब नर्स ने नन्ही सी बच्ची को नवीन की बाहों में रखा, तो उसे लगा कि जैसे इस दुनिया ने उसे फिर से स्वीकार लिया। सुधा ने थकी हुई मुस्कान से कहा, इसे खूब पढ़ाना नवीन, बेटी है, इसलिए इसके साथ अन्याय मत करना और ना ही कभी कुछ छोटा सोचना। नवीन ने उसी पल वचन दिया, वो वचन जो कभी किसी कागज पर नहीं लिखा गया, पर उसकी आत्मा पर छप गया था। फिर साल गुजरते गए और जब भी जेब खाली होती तो वही वचन उसे एक बार फिर से खड़ा कर देता। करवा चौथ की रात थी। सुधा को सीने में दर्द उठा। उसने व्रत रखा था। नवीन के पैर छूते हुए वो अचानक बैठ गई। नवीन घबरा गए, पर सुधा ने कहा कि थोड़ी सी थकान है। गरीब घरों में बीमारी को अक्सर थकान बना दिया जाता है, क्योंकि बीमारी मानने का मतलब होता है डॉक्टर की फीस, दवा, जांच और ढेर सारा खर्चा। कई महीनों तक सुधा इस दर्द को छुपाती रही। नवीन साइकिलों की मरम्मत से जो भी बचाते वो स्कूल की फीस में चला जाता। सुधा हंसकर कहती, मेरी दवा तो आरुषि की किताबें हैं। इस बात में कितना दर्द था, ये नवीन बहुत देर से समझ पाए। जिस रात सुधा की हालत बिगड़ी, भयंकर बारिश हो रही थी। जैसे तैसे नवीन ने रिक्शे का इंतजाम किया, लेकिन फिर आधे रास्ते में पानी भर जाने से उन्हें अपनी पत्नी को बाहों में उठाकर अस्पताल लेकर जाना पड़ा। वो एक प्राइवेट अस्पताल था जिसने एडवांस में पैसे मांगे, जिस वजह से नवीन तुरंत सुधा को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। सरकारी अस्पताल में डॉक्टर देर से आए। आरुषि तब सिर्फ 10 साल की थी। भीगे हुए कपड़ों में वो अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी और इधर सुधा की सांसें टूट रही थी। सुधा ने नवीन से कहा,
आरुषि को रोने मत देना, उसे खूब पढ़ाना। फिर उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखकर कहा, तुम डॉक्टर बनना और जब भी किसी के सीने में दर्द हो तो उसे पैसे की वजह से कभी मत लौटाना। और इसके बाद सुधा की आंखें शांत हो गईं। सुधा के अंतिम संस्कार के समय गंगा किनारे धुआं उठ रहा था और आरुषि पत्थर की तरह खड़ी थी। वो रोई नहीं। नवीन को लगा कि शायद बच्ची है, कुछ समझ नहीं पा रही, पर रात को उसने अपनी माँ की पुरानी साड़ी हाथ में लेकर पूछा, पापा, माँ के दिल को कौन ठीक कर सकता था? नवीन ने कहा, डॉक्टर। तभी आरुषि को याद आया कि उसकी माँ ने भी अंतिम शब्दों में उसे डॉक्टर बनने को ही कहा था। उसने फिर पूछा, हमारे पास अच्छे डॉक्टर के लिए पैसे क्यों नहीं थे? और इस सवाल ने नवीन को अंदर तक जलाकर रख दिया। वो कोई जवाब नहीं दे पाए। उस रात आरुषि ने कहा कि मैं दिल की डॉक्टर बनूंगी। ये सुनकर नवीन ने अपनी बेटी को गले लगा लिया, पर उनकी आंखों में एक डर भी था। समय आगे बढ़ा, पर घर में सुधा की कमी हर चीज में दिखती। चूल्हे पर रोटी सिकती तो लगता कि वो अभी आकर पलट देगी। त्योहार आता तो आरुषि अपनी माँ की तस्वीर लेकर बैठ जाती। नवीन ने साइकिल मरम्मत की दुकान के बाहर एक चाय की टपरी भी लगा ली ताकि थोड़े और ज्यादा पैसे कमा सके। पूरा दिन काम करने के बाद रात को वो बैठकर आरुषि की कॉपियां देखता। वो भले ही अब गणित के नियमों को भूल चुके थे, पर बेटी के शब्दों को देखकर गर्व करते थे। कई बार थकान से उनकी पीठ टूट जाती, फिर भी जब आरुषि पूछती, पापा मैं कर पाऊंगी ना, वो हमेशा कहते, तुम तो मेरे भी हिस्से की पढ़ाई करोगी बेटा। पिछली रात का अपमान सुबह की चुप्पी में फैला था। आरुषि उठी तो उसने पापा को आंगन में बैठे देखा। नवीन की आंखें सूजी हुई थीं, फिर भी वो मुस्कुराए। चाय बना दूं बेटा? आरुषि ने मना किया और बोली, पापा आप नाराज हैं? नवीन चौंक गए। मैं क्यों नाराज होऊंगा? वो बोली, क्योंकि मेरे कारण आपको सबने खूब सुनाया। नवीन ने बेटी की तरफ देखा और सोचने लगे, गरीब बच्चे जल्दी बड़े हो जाते हैं क्योंकि वे अपने माता पिता के जख्मों को अपने हिस्से की गलती समझने लगते हैं। उन्होंने कहा, बेटा मुझे तकलीफ तेरे सपनों से नहीं बल्कि उन लोगों की छोटी सोच से है। उस दिन दुकान पर काम बहुत ज्यादा था। नवीन पूरे दिन औजार चलाते रहे, पर हर चोट पर शैलेंद्र भैया की आवाज सुनाई देती रही, अपनी औकात देख कर चलना। ये शब्द हथौड़े से भी ज्यादा भारी थे। पास ही चाय उबल रही थी। ग्राहक आते, पैसे देकर कुछ काम करवाने की कोशिश करते और कुछ ऐसे भी थे जो उधार लिखवाकर चले जाते। नवीन ने किसी से भी रूखे अंदाज में बात नहीं की। वो जानते थे कि टांग खराब होना इंसान को छोटा नहीं करता, बल्कि घमंड करने वाले लोग आत्मा से छोटे हो जाते हैं। दोपहर को पिताजी के दोस्त विश्वनाथ जी दुकान पर आए। उन्होंने चाय पी और बहुत देर तक नवीन को काम करते हुए देखते रहे। फिर बोले, कल जो हुआ, जो भी कुछ हुआ, मैंने सब देखा। नवीन ने अपनी नजरें झुका ली। छोड़िए बाबूजी, ये सब तो परिवार में चलता ही रहता है। विश्वनाथ जी ने गहरी सांस ली। परिवार वही होता है जो अपनों को ऊपर उठाए, और जो कुचल दे वो परिवार नहीं भीड़ है। आरुषि की आंखों में मैंने जुनून देखा है, और उस जुनून को कभी ठंडा मत पड़ने देना। नवीन ने पहली बार किसी के सामने अपने दुख को स्वीकारते हुए कहा, मैं डरता हूं कि कहीं इस जुनून की आग में वो खुद ही ना जल जाए। विश्वनाथ जी ने धीरे से कहा, कर्म करो और फल की चिंता मत करो। मैं जानता हूं कि ये बात बोलते सब हैं, पर गरीबों के लिए इसका अर्थ और भी ज्यादा मुश्किल है। नवीन ने कहा कि उसे तो कर्म भी करना है और फल की चिंता भी करनी है, क्योंकि फल ना मिले तो फिर घर में चूल्हा नहीं जलता। फिर भी कर्म से पीछे हटना यानी अपनी आत्मा को मारना है। फिर उन्होंने जेब से एक पुराना पेन निकाला और नवीन को पकड़ा दिया। ये मैंने अपने बेटे को दिया था, वो तो अब नहीं रहा, लेकिन तुम इसे आरुषि को दे देना। भले ही साधन छोटा है, पर आशीर्वाद बहुत बड़ा है। शाम को आरुषि स्कूल से लौटी तो उसके चेहरे पर थकान थी। कुछ सहेलियों ने कियारा के घर की बातें सुन ली थीं और इसीलिए उन्होंने भी उसका मजाक उड़ाया कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि गली में बैठने वाली झोला छाप बनेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा। घर आई और जब नवीन ने उसे पेन दिया तो उसकी आंखें भर आईं। उसने पूछा, बाबूजी ने दिया है? नवीन ने हाँ में सिर हिलाया। आरुषि ने उस पेन को अपने माथे से लगाया, फिर पैर छुए, फिर धीरे से बोली, पापा कल रात मैंने सोच लिया था कि मैं उन सबको साबित करूंगी, लेकिन आज मुझे लगा कि आखिर उन सबको साबित करने के लिए मैं क्यों पढ़ूं? मुझे तो माँ के लिए, आपके लिए और अपने लिए पढ़ना है। नवीन ने ध्यान से अपनी बेटी की बात सुनी।
वो समझ गए कि उनकी बेटी सचमुच बड़ी हो रही है। नवीन ने एक छोटा सा बॉक्स निकाला जिसमें कुछ मुड़े हुए नोट, सिक्के और सुधा की टूटी हुई पायल रखी थी। वो पायल उन लोगों की शादी की आखिरी याद थी। उन्होंने उसे हाथ में पकड़ा और देर तक देखते रहे। आरुषि समझ गई। नहीं पापा, इसे मत बेचना। नवीन मुस्कुराए। बेटा, गहने पहनने से सुंदरता नहीं बढ़ती। अगर ये तेरी किताब बन जाए ना, तो तेरी माँ की आत्मा को और ज्यादा शांति मिलेगी। ये सुनकर आरुषि की आंखों से आंसू नहीं रुके। अगले दिन नवीन पायल लेकर सुनार की दुकान पर पहुंचे। दुकान में ढेर सारा सोना चमक रहा था, पर उनके हाथ में चांदी की छोटी सी याद थी। सुनार ने पायल को तौला और कम दाम लगाए। नवीन ने गुजारिश की, पर सुनार ने कहा, ये टूटी हुई है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। नवीन के मन में आया कि पायल वापस ले ले, पर फिर उन्हें आरुषि की मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की किताबें याद आ गई। उन्होंने पैसे ले लिए। बाहर निकलते ही उन्हें लगा जैसे उन्होंने सुधा की यादें नहीं बेची, बल्कि अपनी बेटी के रास्ते में एक दीपक जला दिया है। फिर भी मन भारी था। किताबों की दुकान में जाते हुए नवीन थोड़ा झिझके। वहां मोटी मोटी अंग्रेजी की किताबें, रंगीन गाइडें, प्रश्न पत्र और दीवार पर सफल विद्यार्थियों की तस्वीरें लगी थीं। दुकानदार ने जब दाम बताए तो नवीन जी का चेहरा उतर गया। पायल के पैसे भी पूरे नहीं पड़ रहे थे। फिर उन्होंने 2 किताबें हटाने के लिए कहा। तभी पीछे से ब्रजमोहन जी की आवाज आई, बाकी की किताबें मेरे खाते में लिख दो। नवीन मुड़े तो स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक खड़े थे, जिनकी सफेद दाढ़ी और शांत आंखों में अपनापन था। उन्होंने कहा, आरुषि जैसी बच्ची को किताबों से वंचित करना बहुत बड़ा पाप होगा। और हाँ, इसे दान मत समझना, ये उसके भविष्य में निवेश है। नवीन घर लौटे तो आरुषि ने किताबों को ऐसे छुआ जैसे कोई भगवान की मूर्ति को छूता है। उसने हर किताब पर कवर चढ़ाया, कोने पर अपना नाम लिखा और माँ की तस्वीर के सामने रखकर हाथ जोड़ दिए। फिर पापा की तरफ मुड़कर बोली, मैं आपका कर्ज कैसे चुकाऊंगी? नवीन ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, सफल होना पिता का कर्ज चुकाना नहीं होता, ये पिता का जीवन पूरा करता है। बाहर अंधेरा फैल रहा था। बच्चे गली में खेल रहे थे, पर इस छोटे से कमरे में एक नया संसार बन रहा था, जहां गरीबी तो थी पर हार नहीं थी। रात को नवीन देर तक सो नहीं पाए। उन्हें शैलेंद्र का घर याद आया, फिर अपनी टूटी दुकान और फिर सुधा की चिता। आरुषि का पेन पकड़ा हुआ चेहरा। होने लगा कि जीवन ने उन्हें बहुत कुछ छीनकर एक ही चीज दी है, बेटी की आंखों में आत्मविश्वास। उन्होंने भगवान से कोई पैसा नहीं मांगा, बस इतना कहा कि जब भी दुनिया आरुषि को उसकी औकात बताने आए, वो अपनी आत्मा की ऊंचाई ना भूले। नवीन ने निश्चय किया कि वो चाहे दुकान बेचें या रात में चौकीदारी करें या भूखे रहें, आरुषि की पढ़ाई नहीं रुकेगी। सुबह जब आरुषि ने पढ़ना शुरू किया, नवीन दुकान खोलने से पहले उसके पास बैठे रहे। आरुषि ने पहली किताब का पन्ना पलटा। शब्द कठिन लग रहे थे, पर आंखों में डर नहीं था। नवीन ने सोचा कि यही तो असली पूजा है, जो दीपक, फूल, मंत्र, इन सब से भी कहीं बढ़कर है। आरुषि की दिनचर्या अब किसी साधना जैसी हो गई थी। वो रोज सुबह 4 बजे उठती, ठंडे पानी से हाथ मुंह धोती, माँ के सामने दिया जलाकर बैठ जाती। बाहर अंधेरा फैला होता, पर उसकी कॉपी पर पेन चलने लगता। नवीन चूल्हे पर चाय चढ़ा देते और फिर दुकान जाने की तैयारी शुरू करते। कई बार अपनी बेटी को देखकर सोचते कि ये छोटे से कंधे दुनिया भर की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। गरीबी उनके घर में थी, पर वक्त का एक पल उनके उम्मीद के नाम पर गिरवी रखा जा चुका था। स्कूल में आरुषि का टैलेंट सबको दिखता था, पर सबकी आंखें उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ टीचर उसकी खूब प्रशंसा करते, मगर कुछ उसकी गरीबी को देखकर सलाह देते, इतना कठिन लक्ष्य मत रखो बेटा, मेडिकल की तैयारी बड़े बड़े शहरों की कोचिंग से होती है। आरुषि सर झुकाकर सुन लेती और फिर घर लौटकर और दुगना पढ़ती। उसे पता था कि लोगों की दया कभी कभी बेइज्जती से भी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि दया इंसान को छोटा मानकर ही दी जाती है। वो चाहती थी कि एक दिन उसकी मेहनत किसी के अंदर से दया नाम का विष निकाल दे। स्कूल से लौटकर वो सीधा पापा की दुकान पर जाती। वो ग्राहकों को चाय देती, खाली गिलास धोती और फुर्सत मिलते ही किताब खोल लेती। कुछ लोग मजाक में कहते, अरे डॉक्टरनी बिटिया, हमारी चाय में भी दवा मिला दो। नवीन मुस्कुराकर बात टाल देते, पर आरुषि हर हंसी के पीछे छिपे हुए विश्वास को पहचानती थी। लेकिन उसने तय कर लिया था कि वो जवाब शब्दों से नहीं देगी, बल्कि अपने रिजल्ट से देगी। एक शाम जब दुकान बंद होने वाली थी, तो ब्रजमोहन जी वहां आए।
उन्होंने देखा कि आरुषि फटे हुए रजिस्टर में बायोलॉजी के चित्र बना रही थी। रेखाएं साफ थीं, नाम सही लिखा था और आंखों में थकान के बावजूद एकाग्रता थी। उन्होंने उसकी कॉपी पलटी और कहा कि तुम्हारी समझ गहरी है, पर एग्जाम सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस भी मांगता है। आरुषि ने थोड़ा हिचकते हुए पूछा, सर कोचिंग के बिना हो पाएगा? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, रास्ता कठिन है लेकिन असंभव नहीं है। लेकिन हाँ, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर के डर को हराना होगा। उसी दिन से ब्रजमोहन जी हर रविवार को आरुषि को अपने घर बुलाने लगे। वो आरुषि को पुराने प्रश्न पत्र निकाल कर देते, उसमें गलतियों को पॉइंट आउट करते और समझाते कि एग्जाम में समय को कैसे बांटना है। आरुषि को पहली बार लगा कि कोई उसे गरीब लड़की नहीं बल्कि एक स्टूडेंट की तरह देख रहा है। ये सम्मान उसके लिए किसी स्कॉलरशिप से कम नहीं था। वो लौटते समय हमेशा उनके दरवाजे की दहलीज को मन ही मन प्रणाम करती। पर कठिनाई केवल पढ़ाई की नहीं थी। कभी घर में तेल खत्म हो जाता तो कभी बिजली का बिल भरने में देरी हो जाती। लालटेन के नीचे पड़ती तो धुआं आंखों में लगता। नवीन आरुषि के सर पर पंखा झलते रहते, लेकिन नींद से उनका हाथ कुछ देर बाद धीमा पड़ने लगता। कई बार आरुषि अपने पिता की थकान देखकर किताब बंद करने की सोचती, मगर फिर मन की आवाज याद आती। तब वो आंसू पोंछकर फिर से पढ़ने लगती। उसके लिए हर सूत्र किसी के जीवन की धड़कन बन चुका था। आसपास की खबरें भी बीच बीच में आती रहती थी। रेनू ताई पड़ोसियों को बताती कि उनकी बेटी के लिए लखनऊ से स्पेशल कोचिंग पढ़ाने वाला टीचर आता है। अंग्रेजी बोलने की क्लास भी चालू हो गई है। यहाँ तक कि पासपोर्ट से लेकर बैंक के कागज तक सब तैयार है। आरुषि जब भी ये सुनती तो उसके अंदर जलन से ज्यादा एक अजीब सी शांति पैदा होती। उसे समझ आने लगा था कि किसी को दौड़ के लिए जूते मिलते हैं तो किसी को बिना चप्पल के भी चलना पड़ता है, पर खाली पांव चलने वाला धरती को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाता है और पहचानता है। और ये पहचान उसकी ताकत बनती जा रही थी। एक दिन स्कूल में करियर काउंसलिंग का प्रोग्राम हुआ। बाहर से आए हुए वक्ता ने बच्चों से उनके सपने पूछे। किसी ने इंजीनियर कहा तो किसी ने बैंक ऑफिसर, और उसी में जब डॉक्टर ने कहा तो पीछे से लोग हंसने लगे। उस व्यक्ति ने पूछा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? आरुषि ने बिना किसी झिझक के कहा, वो मैकेनिक हैं और चाय भी बेचते हैं। उस व्यक्ति ने नरम आवाज में कहा, ये तो बहुत अच्छा है, पर आर्थिक योजना बनाना भी जरूरी होगी। आरुषि ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, योजना तो मेहनत से शुरू होगी सर, बाकी का रास्ता मैं ढूंढ लूंगी। इसके बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे अपने कमरे में बुलाया। आरुषि डर गई कि शायद उसने ज्यादा ही बोल दिया है, पर प्रिंसिपल ने अलमारी से एक पुरानी किताब निकाली और कहा, ये मेरी बेटी की थी, अब उसे इसकी जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने थोड़ा रुककर कहा, आरुषि, समाज लड़कियों को पहले डराता है, फिर उनकी हिम्मत देखकर नियम बदलता है, पर हाँ, ध्यान रखना, तुम अपनी विनम्रता कभी मत छोड़ना। और उसने वो किताब ले ली। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, पर उसे अंदर ही अंदर महसूस भी हुआ कि उसके रास्ते में सिर्फ निर्दयी लोग ही नहीं हैं, बल्कि कई छिपे हुए हाथ भी हैं जो उसे गिरने से बचाना चाहते हैं। मोहल्ले में सब लोग नवीन जी की जिद पर बातें करने लगे थे। कोई कहता, बेटी पर इतना खर्च करके क्या मिलेगा? कोई कहता, कल को जब शादी करेगा तो दहेज कहाँ से देगा? पहले तो नवीन जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि दहेज के लिए बेटी नहीं पाल रहा हूं, बल्कि उसके जीवन को संवारने के लिए पाल रहा हूं। ये सुनकर सब हंस पड़े। एक बूढ़ी औरत ने आकर आरुषि के सिर पर हाथ रखा और कहा, पढ़ ले बेटा, क्योंकि हमारी पीढ़ी ने तो चुप रहकर बहुत कुछ खो दिया है। आरुषि को लगा कि उसका सपना केवल उसका नहीं रहा, कई सारी माँ स्त्रियों की अधूरी आवाज भी उसके साथ जुड़ने लगी है। नवीन ने एक्स्ट्रा कमाई के लिए रात में बस अड्डे के पास भी चाय बेचना शुरू किया। वो आधी रात तक मजदूर और ड्राइवर और रिक्शे वालों को चाय पिलाते और फिर सुबह दुकान खोलते, लेकिन साथ साथ उनकी खांसी भी बढ़ रही थी, पर वो इसे आरुषि से छुपाते थे। एक रात आरुषि पानी लेने उठी तो देखा कि पापा आंगन में बैठकर सीने पर हाथ रखे थे। उसने घबराकर कहा, दर्द हो रहा है क्या? तो नवीन ने हंसकर कहा, अरे नहीं, बस थकान है। आरुषि का चेहरा उतर गया। उसे अपनी माँ की वो बात याद आ गई, गरीब घर में बीमारी पहले थकान कहलाती है। उसने उसी दिन फैसला किया कि पापा की दवा और अपनी किताब दोनों के लिए वो और मेहनत करेगी।
आरुषि ने फिर छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। शाम को दुकान से लौटकर वो मोहल्ले के कुछ बच्चों को गणित और विज्ञान सिखाती। बदले में कोई 100 रुपए दे देता तो कोई सब्जी तो कोई अनाज, वो सब रख लेती, क्योंकि उसे समझ आ गया कि सम्मान सिर्फ पैसों में नहीं, मेहनत के बदले आदान प्रदान की चीजों में भी है। बच्चों की कॉपियों को जांचते समय वो खुद को भी जांच परख करती थी। कई बार छोटे बच्चे पूछते, दीदी आप सच में डॉक्टर बनेंगी? वो मुस्कुराकर कहती, हाँ, और तुम लोग मेरे हॉस्पिटल में बीमार होकर मत आना, बल्कि हेल्दी रहना। एग्जाम की डेट पास आने लगी तो तनाव बढ़ा। आरुषि के कमरे की दीवार पर उसने कैलेंडर चिपकाए। हर दिन एक गोल लिखा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हर सब्जेक्ट से उसकी लड़ाई एक अलग ही तरह की थी। कई बार तो फिजिक्स में वो अटक जाती और रोने लगती। उसे लगता जैसे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भाषा में लिखे गए हैं। लेकिन ब्रजमोहन जी ने समझाया, साइंस जाति, धन और भाषा से ही सबसे ऊपर है, पर उसे समझने के लिए साधन सबके पास बराबर नहीं होते। इसलिए तुम्हें साधनों की कमी को प्रैक्टिस से पूरा करना होगा। आरुषि ने उस दिन से हर एक हार्ड क्वेश्चन को दुश्मन नहीं बल्कि अपना टीचर मानना शुरू किया। कभी कभी थकान इतनी बढ़ जाती कि वो सोचती कि क्या ये रास्ता सच में उसके लिए है। रात के सन्नाटे में जब सब सो जाते, वो अपनी माँ से बातें करती। मम्मी, अगर आप होती तो मेरे बालों में तेल लगाती, मुझे डांटती कि खाना खा लो, और शायद ये भी कहती कि कभी डरना नहीं। उसे लगता था कि उसकी माँ ने दुनिया छोड़ने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा है, और यही सारी यादें उसके भीतर का एक ऐसा दीपक थी जो भले ही इस तूफान में कांपता था लेकिन बुझता कभी नहीं था। इधर शैलेंद्र के घर में कियारा की तैयारी का अलग ही नजारा था। एक से एक महंगे टीचर आ रहे थे। एसी वाले कमरे में पढ़ाई होती, मगर कियारा का मन तो मोबाइल, कपड़ों और पार्टियों में भटकता रहता। रेनू बार बार कहती कि तुम्हें परिवार का नाम ऊंचा करना है, जिससे वो चिढ़कर कहती कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे तो बस किसी भी तरह से विदेश जाना है। शैलेंद्र जी उसका बचपना समझकर हंसने लगते। उन्हें लगता कि पैसा हर कमी को भर देता है। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि मौका बिना मेहनत के मिले तो वो इंसान का कैरेक्टर नहीं बनाता, बल्कि केवल अहंकार को संतुष्ट करता है। कर्म की रेखा चुपचाप दोनों घरों में अलग अलग तरह से खींची जा रही थी। फिर कुछ समय के बाद दोनों परिवार एक शादी के समारोह में मिले। आरुषि इस बार भी साधारण से कपड़ों में थी, पर उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। कियारा ने पूछा, और तैयारी कैसी चल रही है? अभी भी वही डॉक्टर वाला सपना देख रही हो? आरुषि ने कहा, हाँ, अब सिर्फ सपना नहीं है, अब तो वो मेरे जीवन का लक्ष्य है। रेनू ताई ने सुनकर बोला, बड़े बड़े शब्द बोलने से रास्ते आसान नहीं होते। आरुषि ने कुछ नहीं कहा। नवीन जी दूर खड़े थे, पर उन्होंने बेटी की आंखों में विश्वास देखा था। उन्होंने समझ लिया कि अपमान अब सिर्फ उसे झुकाता नहीं है, बल्कि और तराश रहा है। विवाह की रस्में हो रही थी कि तभी कन्यादान के समय पंडित जी बोले कि बेटी तो लक्ष्मी का रूप होती है। और उसी ने जब आरुषि ने यह सुना तो मन में सोचने लगी कि अगर बेटी सच में लक्ष्मी है तो फिर समाज उसे पराया धन क्यों कहता है? क्यों उसके सपनों का मोल शादी के खर्चे से जोड़ दिया जाता है? नवीन उसके चेहरे की गंभीरता देख रहे थे और पूछा, क्या सोच रही हो? वो बोली, पापा, मैं चाहती हूँ कि किसी दिन लोग बेटी को बोझ नहीं, हिम्मत समझे। नवीन ने कहा, जब तुम सफल होगी ना तो मोहल्ले की कई सारी बेटियां अपने नाम के साथ जीना सीखेंगी। एग्जाम से पहले नवीन जी आरुषि को मंदिर लेकर गए। उसने भगवान के सामने आंखें बंद करके मनचाहे नंबर, कॉलेज या पैसा नहीं मांगा, बल्कि आत्मविश्वास और भगवान का साथ मांगा। एग्जाम वाले दिन सुबह हल्की ठंड थी। आरुषि ने अपनी माँ की एक छोटी सी फोटो किताब में रख ली। परीक्षा केंद्र शहर के दूसरे छोर पर था। बस में कई सारे छात्र अपने मम्मी पापा के साथ थे। कुछ लोग महंगी गाड़ियों से भी जा रहे थे, कुछ के पास अच्छे अच्छे बैग भी थे, और उसके पास एक पुराना थैला था जिसमें 2 पेन थे और अंदर बरसों की तपस्या। उसने मन ही मन कहा, मम्मी, आज हर वक्त मेरे साथ रहना। परीक्षा केंद्र के बाहर कियारा मिली, अपने मम्मी पापा और ड्राइवर के साथ। रेनू ने आरुषि को देखा तो बड़े आश्चर्य से बोली, अच्छा, तो तुम सच में परीक्षा देने भी आ गई हो? और आरुषि ने उन्हें नमस्ते किया। कियारा ने धीमे से कहा, बेस्ट ऑफ लक, पर परीक्षा बहुत हार्ड आती है। आरुषि ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किलों से तो मैंने डरना छोड़ ही दिया है।
शैलेंद्र ने नवीन की ओर देखा, जैसे वो फिर से कोई छींटाकसी करना चाहते हों, पर इस बार नवीन ने नजर नहीं झुकाई। वो बस बेटी को जाते हुए देखते रहे। उसके लिए वो परीक्षा केंद्र मंदिर के किसी गर्भगृह से कम नहीं था। 3 घंटे आरुषि ने समय से लड़कर बिताए। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिन्हें देखकर उसे ब्रजमोहन जी की आवाज याद आई और कुछ ने उसकी सांसें रोक दी, लेकिन कुछ ने उसमें आत्मविश्वास भी जगाया। जब लास्ट बेल बजी, उसने आंसर शीट जमा की और बाहर आ गई। चेहरे पर थकान थी पर विश्वास भी था। नवीन ने दूर से देखकर ही समझ लिया कि बेटी ने पूरी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने पूछा भी नहीं कि पेपर कैसा हुआ, सिर्फ पानी की बोतल बढ़ाई। आरुषि बोली, पापा मैंने हार नहीं मानी। नवीन ने कहा, बस यही काफी है, रिजल्ट तो बाद में आएगा। आज तुमने अपना कर्म पूरा किया। शाम को घर में कोई त्योहार नहीं था। अजीब सी शांति थी और उसी ने न जाने कितने समय के बाद बिना अपराध बोध के एक लंबी नींद ली। नवीन ने देखा कि बाहर बच्चे गली में पटाखे फोड़ रहे थे, पर उनके भीतर जो जैसे एक शांत दीपक जल रहा था। रिजल्ट क्या होगा, फिर फीस कहाँ से आएगी और ये समाज क्या कहेगा, उन्हें कुछ नहीं पता था। उन्हें बस ये समझ आ गया था कि उनकी बेटी ने अपमान को सहन नहीं किया, बल्कि एक लौ जलाई, और अगर उसे सही दिशा मिल गई तो फिर अंधेरा भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। रिजल्ट वाले दिन सुबह अजीब सी शांति पसरी थी। आरुषि को रात में ठीक से नींद नहीं आई थी। वो बार बार अपनी माँ की तस्वीर को पकड़कर बैठ जाती। नवीन दुकान खोलने की तैयारी कर रहे थे। उनका मोबाइल पुराना था, स्क्रीन टूटी हुई और इंटरनेट बहुत ही स्लो। ब्रजमोहन जी ने कहा था कि रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। आरुषि चाहे तो स्कूल जाकर भी देख सकती है, पर वो चाहती थी कि वो अपना रिजल्ट पापा के सामने ही देखे। 11 बजे तक गली में खबर फैली कि मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा का रिजल्ट आज घोषित होगा। जिन लोगों ने कभी आरुषि का मजाक उड़ाया था, वो सब चाय पीने के बहाने दुकान के पास रुक गए। कोई कहने लगा, चलो देखते हैं डॉक्टरनी का क्या होगा। किसी ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, इतनी बड़ी परीक्षा है, इसके लिए किस्मत भी तो बड़ी होनी चाहिए। आरुषि ने सब सुना, पर आज वो शांत थी। उसने पापा के हाथ से मोबाइल लिया, रोल नंबर टाइप किया और स्क्रीन पर गोल घेरा कुछ देर तक घूमता रहा। वो कुछ पलों के लिए सालों की भूख, नींद और अपमान से भी ज्यादा लंबे लग रहे थे। जब रिजल्ट खुला तो कुछ पलों के लिए आरुषि स्क्रीन को देखती रह गई। उसके होंठ कांपे और आंखें हैरत से फैल गईं। फिर जैसे कि उसे विश्वास ही नहीं हुआ, इसीलिए वो दोबारा से पढ़ने लगी। नवीन ने घबराकर पूछा, क्या हो गया बिटिया? आरुषि ने मोबाइल उनकी तरफ बढ़ाया, पर शब्द मुंह से नहीं निकले। ब्रजमोहन जी वहीं खड़े थे, तुरंत आगे आए और उन्होंने रिजल्ट देखा। उनका चेहरा खिल उठा। अरे नवीन, तुम्हारी बिटिया ने तो बहुत ऊंचा स्थान पाया है। अब तो उसे सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन और स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। ये सुनते ही बाकी लोगों की आवाजें बदल गईं। उनकी हंसी और ठहाके जैसे किसी ने उनके गले में अटका दिए। नवीन ने तुरंत मोबाइल को दोनों हाथों से पकड़ा, जैसे कि वो कोई बहुत पवित्र किताब हो। उन्हें तो रिजल्ट ठीक से समझ में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि आंखों में आंसू भरे थे, पर ब्रजमोहन जी की आंखों की चमक ने सब बता दिया था। उन्होंने तुरंत अपनी बेटी की तरफ देखा, जो वही पुराने कपड़े पहने खड़ी थी, पर आज ऐसा लग रहा था जैसे उसके चारों तरफ एक चमक फैल गई हो। वो बोलना चाहते थे, पर उनकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। उन्होंने रोते हुए अपनी बेटी के सिर पर हाथ रख दिया। आरुषि तुरंत अपने पापा के गले से लग गई और वो भी फूट फूट कर रो पड़ी। गली में खड़े सब लोग चुपचाप ये नजारा देखते रहे। शाम तक खबर शैलेंद्र के घर पहुंच गई। पहले तो रेनू को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने कियारा से कहा कि नवीन जरूर लोगों में ये झूठी अफवाह फैला रहा है। कियारा ने इंटरनेट पर रिजल्ट देखा और चुप हो गई, क्योंकि आरुषि का नाम लिस्ट में सचमुच था। शैलेंद्र ने तुरंत अखबार मंगवाया और फिर किसी जान पहचान के डॉक्टर को फोन किया। जब उन्हें पता चला कि आरुषि के नंबर सच में सबसे अच्छे हैं, तो उनके चेहरे की खुशी गायब हो गई। वो सोचने लगे कि जिस लड़की को उन्होंने औकात में रहने को कहा था, वो अब उनके परिवार की कहानी बदलने जा रही थी। 2 दिन के बाद शैलेंद्र ने नवीन को फोन किया और बोले, हमें तो परिवार में मिठाई बांटनी चाहिए। उनकी आवाज में मिठास घुली थी, पर नवीन ने उनके भीतर की कड़वाहट को पहचान लिया था। फिर भी वो आरुषि को लेकर बंगले पर गए, क्योंकि अपनी बेटी की ये उपलब्धि छुपाने की चीज नहीं थी। इस बार सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखकर रोका नहीं। शायद उसे खबर पहले से थी। आज वही संगमरमर का फर्श था, वही झूमर, वही चांदी की थालियां,
पर आरुषि के कदम पहले जैसे घबराए हुए नहीं थे। रेनू ने तुरंत आगे बढ़कर आरुषि को गले लगाया, जिसमें गर्माहट कम और समाज के सामने एक्टिंग करने का दिखावा ज्यादा था। अरे, हमें तो पहले से ही पता था कि हमारी आरुषि तो बहुत ही होशियार है, उन्होंने ऊंची आवाज में चिल्लाकर कहा था, ताकि सब रिश्तेदार भी सुन लें। आरुषि को उस दिन की हंसी याद आई, पर उसने कोई उल्टा जवाब नहीं दिया। कियारा ने भी मुस्कुराकर कांग्रेचुलेशन कहा, पर उसकी आंखों में बेचैनी थी, क्योंकि वो महंगी कोचिंग नोट्स के साथ सबके बीच बिल्कुल साधारण नंबरों के साथ बैठी थी और आरुषि बिना किसी साधन के लिस्ट में सबसे ऊपर थी। अब यहाँ तुलना पैसे की नहीं बल्कि कर्मों की थी। शैलेंद्र ने बड़े से सोफे पर बैठकर कहा, हमारे परिवार की बेटी ने नाम रोशन किया है, अब आगे की पढ़ाई में जो भी खर्च होगा हम लोग देखेंगे। कमरे में सब ताली बजाने लगे, लेकिन नवीन का चेहरा कड़क हो गया। वो समझ गए कि ये सहायता नहीं है बल्कि आधिपत्य का दावा है। शैलेंद्र ने कहा, नवीन तुम चिंता मत करना, पैसे मैं दे दूंगा, बाद में तुम धीरे धीरे लौटा देना। आखिर परिवार में नाम भी तो ऊंचा बना रहना चाहिए ना। कुछ रिश्तेदार इस पर खुश हो गए, उन्हें लगा गरीब भाई को इससे ज्यादा और क्या चाहिए। नवीन ने धीरे धीरे कहा, भैया आपकी पेशकश का आभारी हूं, पर आरुषि की पढ़ाई मैं अपनी क्षमता और स्कॉलरशिप के दम पर करवाऊंगा। ये सुनते ही सन्नाटा पसर गया और शैलेंद्र का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो मेहमानों के सामने खुलकर गुस्सा नहीं दिखा सके। बोले, स्वाभिमान होना अच्छी बात है, पर अगर ज्यादा दिखाया जाए ना तो फिर पागलपन होता है। नवीन ने कहा, भैया बेटी का सपना किसी का एहसान बनाकर नहीं जिया जाता। ये सुनते ही आरुषि की आंखें भर आईं। वापसी पर आरुषि ने पूछा, पापा क्या हमने गलती कर दी? फीस तो बहुत होगी ना। नवीन ने कहा कि गलती तब होती बेटा जब तुम किसी के एहसान की रस्सी से बंध जाती, और मदद लेना पाप नहीं है, पर अपमान में लिपटी हुई मदद आत्मा को कमजोर कर देती है। आरुषि समझ गई कि उसके पापा सही कह रहे हैं, फिर भी उसके मन में हिसाब किताब चल रहा था। एडमिशन, हॉस्टल, किताबें, कपड़े, ट्रैवलिंग, हर शब्द पैसे का पहाड़ बनकर सामने था। भले ही सफलता ने दरवाजे खोल दिए थे, लेकिन उन दरवाजों तक पहुंचाने की सीढ़ियां अभी भी कांटों से भरी हुई थीं। हाँ, लेकिन जब स्कॉलरशिप का लेटर आया तो थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर भी अभी तो रहने और बाकी के खर्चों की व्यवस्था तो करनी ही थी। ब्रजमोहन जी ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम दिए, प्रिंसिपल ने भी कुछ लोगों से सिफारिश की, और मोहल्ले की कुछ औरतों ने चुपचाप खुद से जितने पैसे बन पड़े 100-200 रुपए उतने दिए। आरुषि हर नोट लेती तो कांप जाती, क्योंकि वो दान नहीं लेना चाहती थी, पर नवीन ने समझाया कि ये उनके सपनों का हिस्सा है बेटा। जब तुम डॉक्टर बनोगी तो इन सबके आशीर्वाद की दवा गरीबों तक पहुंचेगी। नवीन ने भी दिन रात मेहनत शुरू कर दी, पर उनकी खांसी भी बढ़ती गई। आरुषि ने कई बार कहा डॉक्टर को दिखा लो, पर वो टालते रहे। आरुषि को डर लगने लगा। माँ की बीमारी की यादें अभी भी उसके अंदर जमा थीं। उसे लगता कि जीवन की कहानी उसके सफलता के बदले पिता को ही ना मांग ले। ये डर उसे दिन रात सताता था। एडमिशन की लास्ट डेट पास आ रही थी। एक शाम नवीन देर से लौटे। वो पसीने से भीगे थे और कपड़े बहुत मैले थे, पर मुस्कुराकर बोले, आज अच्छी कमाई हुई। जैसे ही आरुषि ने एक गिलास पानी दिया तो नवीन के हाथ से वो छूट गया और वो दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। आरुषि घबरा गई। वो चिल्लाई, पापा। नवीन कुछ बोलना चाहा, पर कुछ उनके मुंह से नहीं निकला, बस एक दर्द की आह निकली। आरुषि की पूरी दुनिया एक बार फिर हॉस्पिटल के दरवाजे पर खड़ी हो गई। पड़ोसी की मदद से नवीन को सरकारी अस्पताल ले जाया गया। कॉरिडोर में भीड़ थी, कई मरीज बेंचों पर पड़े थे, पर्चा बनवाने के लिए लंबी लाइन थी। आरुषि ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसके पापा को सीने में दर्द हो रहा है। एक नर्स ने तरस खाकर उन्हें अंदर भेज दिया। डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि थकान बहुत है और ब्लड प्रेशर हाई है, और ये संक्रमण भी पुराना है, जिससे शरीर काफी कमजोर पड़ गया है। कुछ और टेस्ट करने होंगे। आरुषि ने फीस का पर्चा देखा तो आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ये वही पल था जब उसे गरीबी की सबसे क्रूर भाषा फिर से सुनाई दी। इलाज भी हिसाब मांगता है। रात को अस्पताल की बेंच पर बैठी आरुषि पापा का हाथ पकड़े रही। नवीन दवाइयों के असर से आधी नींद में थे। जब भी आंख खोलते तो पूछते, तुमने खाना खाया? और वो झूठ बोल देती। अब उसे अपना एडमिशन भारी लगने लगा। एक तरफ दिल्ली का कॉलेज था और दूसरी तरफ पिता का कमजोर शरीर। वो सोचने लगी, क्या डॉक्टर बनने का सपना इस पिता को छोड़कर पूरा होगा जिन्होंने उसे यहाँ तक पहुंचाया?
क्या वो बेटी होगी जो माँ को खोकर भी पिता को अकेला छोड़ देगी? उसके अंदर अब एक अजीब सी जंग छिड़ गई थी। सुबह ब्रजमोहन जी अस्पताल आए। उन्होंने नवीन की हालत देखी और आरुषि की परेशानी समझ गए। आरुषि ने धीरे से कहा, शायद मुझे एडमिशन नहीं लेना चाहिए। पापा को मेरी जरूरत है। मैं अगले साल फिर से एग्जाम पास कर लूंगी। ब्रजमोहन जी ने कहा, अगला साल बोलने में आसान लगता है बेटा, पर याद रखना जीवन में ये मौका बार बार नहीं मिलता। तुम्हारे पिता ने बहुत मेहनत की है और उनकी मेहनत को बेकार मत जाने देना। वो बोली, अगर उनके साथ कुछ हो गया तो? ये कहते हुए वो रो पड़ी। नवीन भी सब समझ रहे थे। उन्होंने आरुषि को पास बुलाकर कहा, बेटा तुम्हें अब रुकना नहीं है, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो। वो रोने लगी और बोली, पर पापा आप बीमार हैं, मैं कैसे जाऊं? नवीन ने उसका हाथ पकड़ा और समझाया, बिटिया तुम्हारी माँ इसलिए नहीं चली गई कि तुम मेरे पास बैठी रही, बल्कि वो इसलिए गई ताकि तुम किसी और की माँ को बचा सको। अगर तुम रुक गई तो फिर मेरी बीमारी जीत जाएगी और तुम्हारी माँ की अंतिम इच्छा हार जाएगी। मैं स्वार्थी पिता नहीं हूँ। तुम्हारे छोटे हाथों में मैंने अपने अधूरे जीवन को रखा है। अगर तुम डरकर लौट आओगी तो मैं जिंदा रहने के बाद भी अंदर से मर जाऊंगा। मेरी देखभाल तो कोई भी कर लेगा। ब्रजमोहन जी हैं, मोहल्ले वाले हैं। तुम दिल्ली जाओ, जो भी दवा डॉक्टर देगा वो मैं टाइम से लेता रहूंगा। आरुषि ने रोकर कहा, आप झूठ बोल रहे हैं पापा, आप अपनी दवा के पैसे भी मेरी किताबों में लगा देंगे। नवीन ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर डॉक्टर बनकर इतना कमा लेना कि अपने बूढ़े बाप को डांट सको। कुछ दिनों में हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई। नवीन पहले जैसे हेल्दी नहीं थे। थोड़ा सा चलते ही उनकी सांसें फूल जाती थीं, पर वो आरुषि के सामने खुद को स्वस्थ दिखाने की कोशिश करते। आरुषि के एडमिशन में मोहल्ले वालों ने काफी मदद की। उसे लगा कि वो अकेली दिल्ली नहीं जा रही, बल्कि हर एक माँ का आशीर्वाद भी उसके साथ जा रहा है। जाने से एक रात पहले आरुषि ने माँ की तस्वीर से कहा, माँ मैं पापा को छोड़कर जा रही हूँ, पर छोड़ नहीं रही, मुझे गलत मत समझना। नवीन दरवाजे पर खड़े आंखों में आंसू भरकर सुन रहे थे, पर उन्होंने अपने आंसुओं को बहाने नहीं दिया, क्योंकि वो जानते थे कि इस समय उनका रोना बेटी को कमजोर कर देगा। उन्होंने सुधा की छोटी सी तस्वीर उसके हाथ में रखकर कहा, जब भी डर लगे तो समझना तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। सुबह स्टेशन पर भारी भीड़ थी। चारों तरफ शोर हो रहा था। नवीन ने आरुषि का पुराना बक्सा उठाने की कोशिश की, पर तेज खांसी आने लगी और उसने तुरंत बक्सा पकड़ लिया और कहा कि अब ये मुझे उठाना सीखना होगा पापा। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हुआ तो दोनों बस एक दूसरे को देखने लगे। इतने सालों का साथ बस कुछ मिनट की विदाई में कैसे समा पाता। ट्रेन रुकी, आरुषि चढ़ गई और खिड़की के पास जाकर बैठ गई। नवीन ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेर कर कहा, कभी ये मत सोचना कि तुम गरीब की बेटी हो इसलिए किसी से कम हो, बल्कि याद रखना तुम उस माँ की बेटी हो जिसने मरते समय भी तुम्हें सेवा का धर्म सिखाया। आरुषि की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं लौटूंगी पापा, डॉक्टर बनकर लौटूंगी। सीटी बजी, ट्रेन चली और नवीन का हाथ धीरे से आरुषि की पकड़ से छूट गया। ट्रेन जब तक उनकी आंखों से ओझल नहीं हुई, वो प्लेटफॉर्म पर ही खड़े रहे। वो भले ही शरीर से कमजोर थे, पर दिल में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने मन ही मन कहा, सुधा, अगर आज मैं बेटी को रोक लेता तो उसका भविष्य खत्म हो जाता। दिल्ली ने आरुषि का स्वागत अच्छे से किया। स्टेशन से बाहर निकलते ही भीड़, धुआं और तेज आवाजों ने उसे घेर लिया। अपने शहर में तो सब अपना लगता था, पर यहाँ अकेलापन भी महंगा था। अपने कॉलेज का एड्रेस उसने बार बार पढ़ा। ऑटो वाले ने किराया बताया तो वो चौंक गई। थोड़ा मोल भाव किया और फिर साहस जुटाकर चल पड़ी। रास्ते में बड़े अस्पतालों की बिल्डिंग देखकर उसका दिल धड़कने लगा। मेडिकल कॉलेज पहुंची तो देखा वो परिसर बहुत बड़ा था। लाल रंग की ईंटों की पुरानी बिल्डिंग, सफेद रंग के कोट पहने स्टूडेंट्स, अंग्रेजी में बात करते हुए चलते लोग। वहां कई ग्रुप्स बैठे थे। नोटिस बोर्ड पर चिपके हुए नाम, ये सब आरुषि को डरा भी रहे थे और आकर्षित भी कर रहे थे। हॉस्टल के कमरे में 3 बिस्तर थे। उसकी 2 रूममेट्स थीं, प्रिया और मीरा। वे काफी अमीर परिवार से थीं। उनके सूटकेस चमकदार थे, किताबें नई थीं और बोलचाल में आत्मविश्वास भरा था। आरुषि ने अपना पुराना बक्सा कमरे के कोने में रखा, माँ की तस्वीर तकिए के नीचे छुपाई और धीरे से बैठ गई।
पहली रात उसे नींद नहीं आई। कमरे में पंखा घूमता रहा, पर उसे घर की लालटेन याद आ रही थी। प्रिया फोन पर अपनी माँ से शिकायत कर रही थी कि हॉस्टल का खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। आरुषि ने चुपचाप थाली में परोसी हुई दाल खाई और सोचने लगी कि घर में जब भी दाल बन जाती थी तो जैसे त्योहार हो जाता था। उसने पापा को फोन किया और कहा कि मैं ठीक हूँ। उन्होंने भी कहा, मैं भी ठीक हूँ बेटा, तुम बस पढ़ाई करना। आरुषि ने पूछा, आपने दवा ली? तो उन्होंने कहा, हाँ। क्लासेस शुरू हुई तो आरुषि को पहली बार समझ आया कि सिर्फ एडमिशन लेना इस युद्ध का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी। प्रोफेसर तेज तरीके से अंग्रेजी में पढ़ाते, बाकी स्टूडेंट्स नोट्स तुरंत लिख लेते, लेकिन वो कई बार शब्दों के अर्थ लिखने में ही पीछे रह जाती। एनाटॉमी की पहली क्लास में एक बॉडी के सामने खड़े होकर उसके हाथ कांप गए। कुछ स्टूडेंट्स ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, गांव से आई हो क्या? पर वो कुछ नहीं बोली। वो सोचने लगी कि ये शरीर मृत्यु के बाद भी उन्हें जीवन सिखा रहा है। उसके डर में श्रद्धा मिल गई। वो अपने सब्जेक्ट को समझती थी, लेकिन भाषा उसे बहुत मुश्किल लगती थी। इसीलिए रात को लाइब्रेरी में हर कठिन शब्द के नीचे हिंदी में अर्थ लिखती। प्रिया कभी कभी उसे समझाती और कहती, ऐसे स्लो तरीके से पढ़ोगी तो कैसे चलेगा? वो मुस्कुराकर कहती, मैं स्लो जरूर हूं, पर लगातार सीख रही हूं। कई स्टूडेंट्स उसे पिछड़ा हुआ समझते थे, लेकिन जब प्रयोगशाला में उसने एक जटिल संरचना सही तरीके से पहचानी तो सबने उसकी तरफ ध्यान दिया। उसे भले ही छोटी जीत मिली थी, पर उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। खर्च उसके दिमाग में हर वक्त चलता रहता था। स्कॉलरशिप से फीस का काफी बड़ा हिस्सा पूरा हो गया था, पर किताबें, खाना, कॉपी और ट्रैवलिंग जैसे छोटे छोटे खर्चे हर वीकेंड पर परेशानी बन जाते। उसने चाय पीना बंद कर दिया, सीनियर स्टूडेंट से पुरानी किताबें ली और संडे को एक प्रोफेसर के बच्चों को साइंस पढ़ाने लगी, जिससे उसे थोड़े पैसे मिल जाते। उनमें से आधे वो अपने पापा को भेजती। फिर अगले महीने उसका परिचय हृदय रोग विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक राघव मेहरा से हुआ। एक सेमिनार में जब उन्होंने पूछा कि हृदय की धड़कन केवल एक जैविक क्रिया है या फिर जीवन का भावनात्मक केंद्र भी, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स वैज्ञानिक उत्तर देने लगे। पर आरुषि ने कहा, सर, गरीब घर में तो हृदय पहले डर से धड़कता है, फिर उम्मीद से। ये सुनकर सब चुप हो गए। मेहरा जी ने कहा, साइंस में इमोशन बुरा नहीं है, अगर वो डिसिप्लिन में बदल दिया जाए। उस दिन के बाद से मेहरा जी ने उसे पहचानना शुरू किया। वो उसकी कॉपियां देखते और ध्यान से जांचते। एक दिन उन्होंने कहा, भाषा कमजोर है लेकिन सोच गहरी है, अपना प्रेजेंटेशन सुधारो। आरुषि कभी कभी उनकी कठोर आलोचना से दुखी हो जाती, पर फिर समझने लगी कि वो उसे निखार रहे हैं। एक दिन उन्होंने पुराने जर्नल्स और किताबों का एक पुलिंदा उसे देकर कहा, इसे लौटाना नहीं, ज्ञान पर धूल जमना सबसे बड़ा अपमान है। सर्दियां शुरू हो गई थीं। एक शाम पड़ोस के काका ने उसे फोन करके बताया कि तुम्हारे पापा की खांसी फिर बढ़ गई है। ये सुनकर उसका मन टूट गया। उसने सोचा कि वो ज्यादा पैसे भेज दे, पर फिर अगले हफ्ते के लिए उसके पास पैसे नहीं बचते। उस रात उसने खाना नहीं खाया। अगले दिन उसने कॉलेज के अस्पताल में नाइट हेल्प डेस्क पर स्वयंसेवक का काम संभाल लिया, जहां कोई सैलरी नहीं थी, बस एक्सपीरियंस लेटर और खाना मिलता था। रात में वो मरीजों के परिजनों को वार्ड का रास्ता बताती, फॉर्म भरने में मदद करती और कभी कभी बच्चों को चुप कराती। उन गलियारों में उसने एक दूसरी ही किताब पढ़ी, बीमार मजदूर, बुजुर्ग माएं, दवा के पैसे गिनते हुए बेटे और बिस्तर के बाहर सोई हुई औरतें। उसे लगा कि मेडिकल कॉलेज की असली शिक्षा क्लासरूम में नहीं, उन आंखों में है जो डॉक्टर को भगवान की तरह नहीं बल्कि आखिरी उम्मीद की तरह मानती हैं। एक रात एक गरीब किसान अपनी पत्नी को लेकर आया, जिसके सीने में दर्द था। काउंटर पर कागजी प्रक्रिया में देरी हो रही थी। आरुषि की सांस अटक गई। उसे अपनी माँ याद आ गई। वो तुरंत सीनियर डॉक्टर को बुलाने के लिए दौड़ी, नर्स से स्ट्रेचर मंगवाया और घर वालों को शांत किया। बाद में पता चला कि समय पर इलाज हो जाने से वो औरत बच गई। किसान ने आरुषि के पैर छूने की कोशिश की। वो घबराकर पीछे हट गई। उसने कहा, मैं अभी डॉक्टर नहीं हूं। पर वो किसान बोला, तुमने हमें दरवाजे से लौटने नहीं दिया। इसके बाद आरुषि ने डॉक्टर मेहरा से कहा कि वो हृदय रोग विभाग में और ज्यादा सीखना चाहती है। मेहरा जी ने पूछा, क्यों? तो उसने अपनी माँ के बारे में बताया। ये सुनकर उनका चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। इधर
कियारा विदेश चली गई थी। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर आई, अमेरिका की सड़कों पर महंगे कैफे में बैठी हुई। परिवार में उसकी बातें बहुत गर्व से होती, पर सच्चाई कुछ और थी। वो क्लास जाने की अपेक्षा पार्टियों में ज्यादा जाती। खर्च बढ़ता गया और नंबर गिरते गए। शैलेंद्र पैसे भेजते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि असफलता केवल पैसे की कमी से आती है। रेनू रिश्तेदारों से कहती कि विदेश में पढ़ाई कठिन होती है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि कियारा क्या चाहती है। सुख सुविधाओं ने उसे सिर्फ फ्रीडम ही नहीं दी, बल्कि अपने लक्ष्य से भी भटका दिया। आरुषि कभी कभी कियारा की तस्वीर देखती, लेकिन फिर फोन बंद कर देती। उसे समझ आने लगा था कि अमीरी भी इंसान को कैद कर सकती है, अगर बच्चे को अपने सपने चुनने का अधिकार न मिले। फर्स्ट ईयर के एग्जाम ने उसके अंदर सारे डर फिर जगा दिए। सब्जेक्ट की लैंग्वेज कठिन थी और शरीर लगातार कम नींद से थक गया था। एग्जाम से एक हफ्ता पहले उसे बुखार हो गया। प्रिया ने कहा कि तुम डॉक्टर को दिखा लो, तो वो हंसकर बोली, मैं डॉक्टर बनने आई हूँ, मरीज बनने नहीं। वो रात में कांपती रही। मीरा ने दवा दिलाई, प्रिया ने नोट्स शेयर किए। आरुषि को लगा था कि ये अमीर परिवार की हैं, इनमें घमंड होगा, पर इंसानियत अभी भी सब में थी। रिजल्ट आया तो आरुषि का पूरे बैच में सबसे ऊंचा स्थान था। डॉक्टर मेहरा ने कोई तारीफ नहीं की, सिर्फ कहा कि अगले साल और मेहनत करनी होगी। प्रिया ने उसे बधाई दी। मीरा ने भी पीठ थपथपाई, पर जब उसी शाम उसके पापा ने फोन किया तो खुशी आंसू में बदल गई। नवीन जी ने कहा, आज सुधा जिंदा होती तो पूरी गली में प्रसाद बंटता। साल बीतते गए। आरुषि और ज्यादा मैच्योर होती गई। अब आंखों में नींद कम और गहराई ज्यादा थी। उसने अस्पताल में मृत्यु देखी, गरीबों की पीड़ा देखी। डॉक्टर मेहरा ने समझाया कि डॉक्टर भगवान नहीं होता, लेकिन अपनी लापरवाही से शैतान बन सकता है। याद रखना, तुम्हारा थक जाना स्वाभाविक है, पर तुम्हारा लापरवाह हो जाना अपराध है। उसने इसे अपने दिमाग में बिठा लिया। अब आरुषि अस्पताल में मरीज देखती थी। पहले जो लोग हंसते थे, अब अपनी रिपोर्ट्स उसके पास लेकर आते और कहते, आरुषि बिटिया, फोन पर जरा पूछवा दो। लेकिन नवीन ने कभी किसी से बदला नहीं लिया। वो रिपोर्ट की तस्वीर भेज देते और कहते, समय पर दवा लेना। और उन्हें अंदर से लगता कि कर्म का चक्र बहुत शांत होता है। वो शोर नहीं करता, बस इंसान को एक दिन उसी जगह पर खड़ा कर देता है जहां उसने किसी और को छोटा समझा था। छुट्टियों में आरुषि जब घर आती तो नवीन बच्चों की तरह खुश हो जाते, पर आरुषि अपने पापा की कमजोरी देखकर कहाँ रुक पाती। वो उनका ब्लड प्रेशर चेक करती, दवाएं देती और डांटती, कम काम करिए। नवीन जी कहते, मेरी डॉक्टर बेटी आ गई है, मैं ठीक हो जाऊंगा। लेकिन जब वो रात को बहुत खांसते तो आरुषि रोने लगती। सोचती कि समय किसी की डिग्री पूरी होने का इंतजार नहीं करता। लास्ट ईयर में एक मुश्किल केस में उसने समय रहते लक्षणों की तरफ ध्यान दिलाया, जिससे सीनियर डॉक्टरों ने तुरंत ट्रीटमेंट शुरू किया और मरीज बच गया। डॉक्टर मेहरा ने सबके सामने कहा, एक अच्छा डॉक्टर मशीनों से पहले इंसान को पढ़ लेता है। आरुषि को लगा जैसे बरसों की भूख, टिमटिमाती लालटेन, पिता की टूटी चप्पल और माँ की अंतिम सांस सब एक वाक्य में आकर समा गए। डिग्री पूरी होने के दिन प्रोग्राम में आरुषि ने सफेद कोट पहना। मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो तालियों के बीच उसे कुछ साफ सुनाई नहीं दिया। भीड़ में नवीन जी बैठे थे, साधारण कुर्ता पजामे में, छड़ी के सहारे, पर आंखों में समंदर जैसा गर्व। वो पहली बार दिल्ली आए थे। जब आरुषि ने प्रमाण पत्र लिया, उसकी नजर सीधा पापा पर थी। वो मन ही मन भगवान को और सुधा को धन्यवाद दे रही थी। आरुषि मंच से उतरकर सीधा अपने पापा के गले लग गई। लोग देख रहे थे। नवीन ने कांपते हाथों से बेटी के सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों में घमंड नहीं था। वो जानती थी कि ये प्रमाण पत्र केवल उसका नहीं, उन सबका है जिन्होंने उसका दुख बांटा और आशीर्वाद दिया। प्रोग्राम के बाद डॉक्टर मेहरा ने उसे अलग से बुलाया और कहा, तुम्हें आगे हृदय रोग में ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ये काफी कठिन है, लंबा प्रोसेस भी है, पर तुम्हारी रुचि उसी में है। आरुषि ने पापा की तरफ देखा। नवीन जी ने बिना कुछ सुने ही समझ लिया और सिर हिला दिया। आरुषि जानती थी कि मंजिल जितनी ऊंची होगी, लड़ाई उतनी लंबी होगी, पर अब वो अकेली नहीं थी। डॉक्टर आरुषि नवीन कटिहार का नाम अब अस्पताल की राहदारियों में सम्मान से लिया जाने लगा था, पर अब उसके अंदर वही पुरानी लड़की जिंदा थी जो लालटेन के नीचे किताब लेकर बैठती थी। उसने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी। ड्यूटी लंबी होती, रातें छोटी होती, पर जब कोई गरीब मरीज ठीक होकर धन्यवाद देता
तो उसे लगता मानो उसकी आत्मा खुश हो रही है। आरुषि ने नवीन के लिए एक छोटी दुकान खुलवा दी थी, चाय की भट्टी बंद करवा दी और नियमित दवाइयां शुरू कर दी। उन्होंने मना किया कि खाली बैठकर आदमी और बूढ़ा हो जाता है, पर आरुषि ने समझाया कि पहले आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। मोहल्ले में लोग उसे डॉक्टर बिटिया कहते, जिससे नवीन को बहुत खुशी मिलती। कई लोग कहते कि भैया बड़ी किस्मत वाली निकली, लेकिन नवीन जानते थे कि ये उनकी बेटी की किस्मत से ज्यादा उसकी कठिन तपस्या और सुधा की अंतिम इच्छा का फल है। इधर शैलेंद्र कटियार के घर की चमक धुंधली होने लगी थी। ज्वेलरी का बिजनेस बाहर से अभी भी देखने में शानदार था, पर अंदर लोन, गलत जगह पर निवेश और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जांच ने नींव को हिला दिया था। शैलेंद्र ने सालों तक प्रतिष्ठा को सबसे ऊपर रखा, इसलिए जब मुसीबत आई तो उन्होंने पहले सच को स्वीकारने की जगह और लोन ले लिया। रिश्तेदार जो कभी उनकी दावतों में झुककर बैठे थे, अब फोन ही नहीं उठाते थे। कियारा विदेश से लौट आई थी, पर उसमें जीत नहीं बल्कि हार थी। उसका कोर्स अधूरा रह गया था, खर्चे बहुत हो गए थे और आत्मविश्वास टूट गया था। शैलेंद्र उसे डांटते और कहते, परिवार की नाक कटवा कर रख दी। रेनू भी रोती और कहती, बेटी को किसी की नजर लग गई। पर किसी को यह समझ नहीं आया कि कियारा ने कभी अपना रास्ता चुना ही नहीं था। वो कमरे में बंद रहती, सोशल मीडिया की चमकती तस्वीरें मिट चुकी थीं और आईने में वो उस लड़की को खोजती जो कभी आरुषि पर हंसती थी। उसकी वही हंसी अब उसके कानों में बोझ बन गई थी। रेनू की भी सेहत गिरने लगी, हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और रातों को नींद नहीं आती थी। पर वो डॉक्टर के पास जाने से डरती थी। उन्हें लगता था कि बीमारी को मान लेना कमजोरी साबित होगा। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी जी के सामने दीप जलाकर कहा, हमारे घर की इज्जत बचा लीजिए। पर कर्म का बीज जब मनुष्य बोता है तो उसका फल केवल घटना बनकर नहीं बल्कि अंदर की बेचैनी बनकर भी लौटता है। आरुषि को परिवार की इन खबरों का थोड़ा बहुत पता चलता था। उसके पड़ोसी भी फोन पर बताते कि अब घर में पहले जैसा वैभव नहीं रहा, पर उसे कोई खास खुशी नहीं होती थी। उसने अपमान को पीछे छोड़ दिया था। एक बरसात की शाम हॉस्पिटल में इमरजेंसी ड्यूटी थी। बाहर बिजली चमक रही थी, अंदर इमरजेंसी रूम में मशीनों की आवाजें, स्ट्रेचर की चरमराहट और परिजनों की घबराई हुई चीख पुकार गूंज रही थी। आरुषि 24 घंटे से ज्यादा समय से जगी हुई थी, फिर भी उसकी आंखें पूरी तरह अलर्ट थीं। तभी गेट से तेजी से एक स्ट्रेचर अंदर लाया गया। नर्स ने चिल्लाकर कहा, सीने में बहुत तेज दर्द है, सांस फूल रही है, उम्र 60 साल है। आरुषि ने दस्ताने पहने और मरीज के पास पहुंची, लेकिन अगले ही पल उसका हाथ हवा में रुक गया। स्ट्रेचर पर शैलेंद्र कटियार थे, चेहरा पीला, माथे पर पसीना, होंठ सूखे और आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उनके साथ रेनू और कियारा भी थी। दोनों बिल्कुल अस्त व्यस्त, भीगी हुई और घबराई हुई थी। रेनू ने पहले डॉक्टर को देखा और पहचानते ही जैसे बोलना भूल गईं। उनके चेहरे पर शर्म और डर एक साथ आ गए। शैलेंद्र अर्ध चेतना में थे, पर जैसे ही उन्होंने आरुषि का नाम सुना, एक पल के लिए उनकी आंखों में वही पुरानी सत्ता और अहंकार चमकी, मगर दर्द ने उसे तुरंत दबा दिया। इंसान जब मृत्यु के करीब पहुंचता है तो पद, पैसा और घमंड सब हवा हो जाते हैं। आरुषि ने अपने भीतर उठी उस लहर को रोक लिया। सामने वही आदमी था जिसने उसके पापा को सबके सामने छोटा कहा था, जिसने उसके सपनों को औकात में रहने की सलाह दी थी। लेकिन उसी पल उसे डॉक्टर मेहरा की सीख और माँ की आखिरी आवाज याद आ गई। उसने नर्स से कहा, इन्हें तुरंत ऑक्सीजन लगाइए, ब्लड प्रेशर चेक कीजिए और कार्डियक एंजाइम्स की जांच के लिए सैंपल भेजिए। उसकी आवाज पूरी तरह स्थिर थी। रेनू ने हाथ जोड़कर कहा, आरुषि, इन्हें बचा लो। लेकिन आरुषि ने उनकी तरफ नहीं देखा, क्योंकि वो अब रिश्तेदार नहीं रही थी। वो अपने मेडिकल धर्म में प्रवेश कर चुकी थी। जांच हुई तो गंभीर हार्ट अटैक की पुष्टि हुई। शैलेंद्र की धमनियों में खतरनाक रुकावट थी और समय बहुत कम था। डॉक्टर मेहरा को बुलाया गया। उन्होंने रिपोर्ट देखी और आरुषि की ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, फैसला जल्दी लेना होगा। शैलेंद्र को आपातकालीन कैथ लैब में ले जाना जरूरी था। रेनू ने कागजों पर साइन करते हुए रोकर पूछा, जोखिम कितना है डॉक्टर साहब? डॉक्टर मेहरा ने साफ शब्दों में कहा, जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन देरी करना उससे भी बड़ा जोखिम होगा। कियारा दीवार के सहारे खड़ी थी, जैसे बरसों की सारी सुविधाएं और घमंड अचानक उसके हाथों से फिसल रहे हों। प्रक्रिया की तैयारी करते हुए आरुषि ने शैलेंद्र का हाथ पकड़ा।
वो पूरी तरह सचेत नहीं थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं। उन्होंने आरुषि को देखा, उनके होंठ हिले, लेकिन शब्द अधूरे रह गए। आरुषि ने शांत स्वर में कहा, कुछ मत बोलिए, सांस पर ध्यान दीजिए। उसके भीतर एक छोटी बच्ची खड़ी थी जो कहना चाहती थी कि आपने मेरे पापा को रुलाया था, लेकिन डॉक्टर आरुषि ने उस बच्ची को पीछे कर दिया। यही उसके जीवन की सबसे कठिन परीक्षा थी। मॉनिटर पर रेखाएं लगातार बदल रही थी। टीम का हर सदस्य पूरी तेजी से काम कर रहा था। डॉक्टर मेहरा पूरी प्रक्रिया संभाल रहे थे और आरुषि उनका सहयोग कर रही थी। अचानक एक पल ऐसा आया जब शैलेंद्र का ब्लड प्रेशर तेजी से गिर गया। कमरे में तनाव फैल गया। आरुषि ने तुरंत स्थिति को पहचाना, सही दवा की मात्रा तय की और जरूरी तैयारी शुरू कर दी। डॉक्टर मेहरा ने बिना उसकी ओर देखे कहा, बिल्कुल सही। संकट की इस घड़ी में ये एक वाक्य उसके लिए उम्मीद की किरण जैसा था। बाहर वेटिंग रूम में रेनू फर्श पर बैठ गई थी। यही वो औरत थी जो कभी कहा करती थी कि बड़े सपने अमीरों पर ही अच्छे लगते हैं। आज उनका पूरा वैभव एक गरीब भाई की बेटी के हाथों में सुरक्षित जीवन से भी छोटा हो गया था। कियारा माँ के पास बैठी थी, लेकिन उसके पास सांत्वना के शब्द नहीं थे। उसने धीरे से कहा, माँ, हमने आरुषि के साथ बहुत बुरा किया था। रेनू ने उसका हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों से बहते आंसू केवल पति को खो देने के डर के नहीं थे, उनमें अपराध बोध की वो जलन भी थी जो बरसों तक घमंड के नीचे दबकर पड़ी रही। प्रक्रिया लंबी चली। धीरे धीरे मॉनिटर पर स्थिति नियंत्रण में दिखाई देने लगी। कई घंटों के बाद आरुषि ने राहत की एक लंबी सांस ली। डॉक्टर मेहरा ने दस्ताने उतारते हुए कहा, मरीज अब सुरक्षित है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण है। आरुषि ने सिर हिलाया। उसके माथे पर पसीना था, आंखों के नीचे थकान थी, लेकिन भीतर एक गहरी शांति थी। उसने किसी दुश्मन को नहीं हराया था, बल्कि अपने भीतर के प्रतिशोध को हराया था। और यही सबसे बड़ी जीत थी, क्योंकि इस जीत पर कोई ताली नहीं बजाता, लेकिन आत्मा सब देखती है। जब रेनू और कियारा को पता चला कि शैलेंद्र की जान बच गई है, तो दोनों रो पड़ी। रेनू आरुषि के पैरों में झुकने लगी, लेकिन उसने तुरंत उन्हें संभाल लिया। ऐसा मत कीजिए, मैंने तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। रेनू रोते हुए बोली, हमने तुम्हें बहुत दुख दिया है आरुषि। फिर वो कुछ पल चुप रही। उसके सामने बीते बरसों की सारी बातें घूम गईं। कियारा ने कहा, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था। मुझे लगता था कि पैसा ही सब कुछ होता है, लेकिन आज समझ आया कि मेरे पास बहुत कुछ था, फिर भी सही लक्ष्य नहीं था। आरुषि ने पहली बार उसके चेहरे पर सच्चा पश्चाताप देखा। उसने कहा, हर इंसान को अपना रास्ता देर से भी मिल सकता है, अगर वो सच्चाई से भागना छोड़ दे। कियारा रोने लगी। आरुषि ने हल्के से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, रिश्ते कभी कभी खून से नहीं, बल्कि पश्चाताप और माफी के बीच दोबारा जन्म लेते हैं। रात के अंतिम पहर शैलेंद्र आईसीयू में थे। मशीन धीमे चल रही थी। आरुषि कांच के बाहर खड़ी होकर देखती रही और उसे याद आया कि कभी वो इस आदमी के घर में सबसे पीछे फैमिली फोटो में खड़ी थी। आज वही आदमी जीवन और मौत के बीच में उसके ही निर्णय पर निर्भर था। कर्म का ये चक्र क्रोध नहीं, बल्कि कुछ सीखने वाला लगा। ये जीवन इंसान को सबक सिखाने से पहले आईना दिखाता है, और अगर कोई उस आईने को देखकर बदल जाए तो शायद यही भगवान की सबसे बड़ी दया होती है। सुबह डॉक्टर मेहरा ने उसे चाय के लिए बुलाया और पूछा, तुम ठीक हो? आरुषि ने धीरे से कहा, हाँ मेहरा जी। बोले, यही कारण है कि मेडिकल केवल साइंस नहीं, बल्कि कैरेक्टर का प्यूरिफिकेशन भी है। आज तुमने सिर्फ पेशेंट नहीं बचाया, अपने प्रोफेशन की आत्मा भी बचाई। आरुषि ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा कि अगर पापा यहाँ होते तो क्या कहते। नवीन को जब खबर मिली तो वो देर तक चुप रहे। आरुषि ने फोन पर सब बताया तो उन्होंने केवल पूछा, तुमने उन्हें बचा लिया? आरुषि ने कहा, हाँ पापा। अच्छा किया। नवीन ने कहा, हमारे घर की रोटी में बदले का नमक कभी नहीं था। तुम्हारी माँ बहुत खुश होती आरुषि। ये सुनकर वो रोने लगी। नवीन ने आगे कहा, जिन्होंने हमें छोटा कहा था, उन्हें बचाकर तुम छोटी नहीं हुई बिटिया, तुम और बड़ी हो गई। शैलेंद्र को धीरे धीरे होश आया। पहले उन्हें अपना दर्द महसूस हुआ, फिर अस्पताल और फिर आरुषि का चेहरा। उन्होंने बोलने की कोशिश की, मगर नर्स ने मना कर दिया। आरुषि जब जांच के लिए आई तो वो उसे देखते रहे। उनकी आंखों में पहली बार कठोरता नहीं थी, जिसके पीछे बरसों से पैसे का घमंड छिपा था, बल्कि वहां डर, शर्म और कृतज्ञता थी।
उन्होंने एक कागज मांगा और कांपते हाथ से लिखा, मुझे माफ कर दो बेटा। आरुषि ने कागज पढ़ा, कुछ पल देखा, फिर धीरे से बोली, अभी आप आराम कीजिए, माफी से पहले स्वस्थ होना जरूरी है। रेनू रोज मंदिर से प्रसाद लाती थी, आईसीयू के बाहर बैठती थी। अब वो विनम्र आवाज में नर्सों से बात करती थी। उनमें कोई घमंड नहीं रहा था, यहाँ तक कि चपरासी को भी धन्यवाद कहती थी। हर गरीब मरीज को देखकर उनकी आंखें झुक जाती थीं। शायद उन्होंने पहली बार अस्पताल की भीड़ में उन चेहरों को इंसानों की तरह देखना शुरू किया था, जिन्हें वो पहले दया या उपेक्षा की नजर से देखती थी। कियारा ने अस्पताल के स्वयंसेवक कक्ष में बैठकर मरीजों के फॉर्म भरने में मदद करनी शुरू कर दी। भले ही उसे पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर शायद पहली बार वो खुद को किसी के काबिल समझ रही थी। शैलेंद्र की हालत स्थिर होने लगी, पर उनका बिजनेस अभी भी मुसीबत में था। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे लेटे उन्हें खबरें मिलती, इन्वेस्टिगेशन की, बंद होते खातों की, लोन की। पहले वो घबरा जाते, फिर आरुषि की कही बात याद आती कि जीवन का बच जाना सबसे बड़ा अवसर है। उन्हें अपने पिताजी रामदास की आवाज याद आई, व्यापार में चतुराई ठीक है, पर कभी अन्याय मत करना। इतने सालों के बाद वो वाक्य अंदर से उन्हें कचोटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने सिर्फ भाई का हिस्सा नहीं छीना था, उन्होंने अपने पिता की सीख के साथ भी विश्वासघात किया था। छुट्टी के दिन आरुषि ने लास्ट इंस्ट्रक्शन दिए, दवाइयों की लिस्ट, खाने पीने की लिस्ट, चलने का समय, स्ट्रेस से कैसे बचा जाए, रेगुलर चेकअप, सब कुछ समझाया। शैलेंद्र ध्यान से सुनते रहे, जैसे पहली बार वो किसी के शब्दों को अपने घमंड से बिना ढके सुन रहे हों। जाते समय उन्होंने धीरे से कहा, आरुषि, मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत गलत किया। आरुषि ने कहा, यह आपको मुझसे नहीं उनसे कहना चाहिए। शैलेंद्र ने सिर झुका लिया। शैलेंद्र को लगा कि ऑपरेशन ने उनकी धमनियों की रुकावट ही नहीं, बल्कि मन में जमे हुए पाप को भी साफ कर दिया है। आरुषि ने मां की फोटो हाथ में लेकर मन ही मन कहा, आज मैंने उन्हें बचाया जिन्होंने हमें रुलाया। शैलेंद्र अब हॉस्पिटल से घर लौट आए थे, पर अब वो वही आदमी नहीं थे जो कभी संगमरमर के फर्श पर बैठकर दूसरों की औकात को नापते तोलते थे। दवाओं की डिबिया, समय पर खाना, दैनिक चाल और हर सांस की सावधानी ने उन्हें जीवन की नाजुकता सिखा दी थी। कमरे में दीवार पर लगी उनकी बिजनेस उपलब्धियों की तस्वीरें अब उन्हें गर्व नहीं देती थीं। वो उन्हें देखते और सोचते कि इतने सालों तक उन्होंने सोने को चमकाया, पर अपना मन कलुषित करके छोड़ दिया। बीमारी ने शरीर को कमजोर किया था, पर शायद आत्मा को पहली बार जागने का अवसर मिला था। एक सुबह उन्होंने रेनू से कहा कि वो नवीन से मिलना चाहते हैं। रेनू ने चौंक कर देखा, क्योंकि इस नाम के साथ घर में हमेशा या तो उपेक्षा जुड़ी थी या फिर एक अजीब सी चुप्पी। कियारा ने सब सुना और बोली, पापा, आपको जाना चाहिए। शैलेंद्र ने बेटी की आंखों में देखा, जिसमें चमक नहीं बल्कि एक सच्ची समझ थी। उन्हें लगा कि जिन बच्चों को वो प्रतिष्ठा देना चाहते थे, उन्हें उन्होंने विनम्रता से वंचित कर दिया। ये भी तो उनका पाप था। जब वो पतली सी गली में शैलेंद्र की कार पहुंची तो पड़ोसी दरवाजों से झांकने लगे। वो शैलेंद्र जो कभी मुश्किल से यहाँ आए थे, अब धीरे धीरे नवीन की छोटी दुकान की ओर गए। वहां दीवार पर सुधा की और पास ही आरुषि की सफेद कोट पहने तस्वीर लगी थी। नवीन लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। बड़े भाई को देखा तो उठने की कोशिश की। शैलेंद्र ने आगे बढ़कर तुरंत हाथ पकड़कर कहा, उठो नहीं। यही वो हाथ था जिसने कभी आशीर्वाद देकर उंगलियां कपड़े से पोंछ ली थीं। आज वही हाथ नवीन की मेहनत से काली पड़ी हथेलियों को पकड़कर जैसे अपने अपराध का भार महसूस कर रहे थे। कुछ पल दोनों भाई चुप रहे। शैलेंद्र अचानक से नवीन के पैरों की ओर झुके। नवीन जी घबरा गए, रोकने लगे, पर शैलेंद्र ने सिर नीचे कर दिया। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारा हिस्सा ले लिया, तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया, तुम्हारी गरीबी को तुम्हारी कमी समझा और तुम्हारी बेटी के सपनों को बेइज्जत किया। पिताजी कहते थे कि कभी किसी के साथ अन्याय मत करना, पर मैंने तो अपने भाई के साथ ही किया। धन दौलत ने मुझे बड़ा नहीं, अंधा बना दिया। नवीन के चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, बल्कि उनका मन पुराने दुख दर्द से भर गया था। नवीन ने बहुत देर बाद कहा, भैया, आपने जो किया उसका दर्द मुझे हुआ, पर उससे बड़ा दर्द तब हुआ जब आपने आरुषि की आंखों में सपना देखकर उसे छोटा कहा। मेरा हिस्सा गया, घर गया, कोई बात नहीं। अगर बेटी का मन टूट जाता तो मैं सच में गरीब हो जाता। शैलेंद्र ने आंखें बंद कर ली। ये बात किसी अदालत के फैसले से भी ज्यादा कठोर थी। उन्होंने ब्रीफ केस से पुराने कागज निकाले। प्रॉपर्टी, दुकान, हिस्सा,
बैंक के सारे दस्तावेज और बोले, मैं सब ठीक करना चाहता हूँ, जो तुम्हारा था लौटा दूंगा। नवीन ने कागजों की तरफ देखा और सुधा की तस्वीर की तरफ कुछ देर चुप रहे और धीरे से कहा, जो बीत गया है वो लौट कर वैसे भी नहीं आएगा। मुझे ये सब नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी तो यहीं कट गई है, इसी मिट्टी में। अगर सच में पश्चाताप है तो उन बच्चों के लिए कुछ करो जिनके सपनों पर लोग औकात का ताला लगा देते हैं। आरुषि अकेले ही आगे बढ़ी, पर हर बेटी को इतनी लंबी अग्नि परीक्षा से क्यों गुजरना पड़े? शैलेंद्र जी की आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रही थी। आरुषि कुछ दिनों बाद आई तो नवीन ने इस मुलाकात के बारे में बताया। वो कुछ नहीं बोली, पर उसी शाम शैलेंद्र खुद उससे मिलने आए। उनके हाथ में उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं बल्कि एक फाइल थी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी माँ सुधा के नाम से एक स्कॉलरशिप फंड बनाना चाहता हूँ, गरीब स्टूडेंट्स के लिए, खासकर बेटियों के लिए जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती हैं। लेकिन ये तभी होगा जब तुम और नवीन इसकी निगरानी करोगे। आरुषि की आंखें भर गईं। उसने फाइल खोली तो उसकी आंखों में खुशी आ गई। उसने कागज बंद किया और बोली, ये दान नहीं, सम्मान होना चाहिए। बच्चों को ये महसूस ना हो कि वे किसी की कृपा पर पड़ रहे हैं। उन्हें बताया जाए कि ये वो रास्ता है जिसमें वे भविष्य में समाज की सेवा करेंगे। शैलेंद्र ने कहा, तुम ठीक कहती हो। मैंने जीवन भर देने में हमेशा घमंड को मिलाया, अब सीखना चाहता हूँ। कियारा भी धीरे धीरे बदल रही थी। उसने विदेश की अधूरी पढ़ाई के लिए खुद को दोष देना बंद कर दिया और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों के प्रशासनिक काम में आरुषि की मदद करने लगी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जीवन की अहमियत चमकदार तस्वीरों में नहीं बल्कि किसी थके हुए चेहरे को राहत देने में है। रेनू पहले संकोच करती थी, फिर गरीब महिलाओं के लिए खाना और दवाइयों की व्यवस्था करने लगी। वो अभी भी पूरी तरह बदली नहीं थी, क्योंकि सालों की आदतें जल्दी नहीं मरती। पर जब भी कोई माँ अपनी बेटी को लेकर आती, रेनू की आंखें झुक जाती। आरुषि ने फैसला किया कि वो यहाँ एक निशुल्क हृदय परामर्श केंद्र शुरू करेगी। नाम रखा सुधा हृदय सेवा केंद्र। उद्घाटन के दिन कोई भव्य मंच नहीं था। दुकान के पास एक पुरानी बिल्डिंग किराए पर ली गई। छोटे से कमरे में जांच की मेज रखी गई और बाहर तुलसी का गमला रखा गया। नवीन जी ने दरवाजे पर नारियल फोड़ा। ब्रजमोहन जी, विश्वनाथ जी, सभी लोग वहां मौजूद थे। सबने कहा, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। आरुषि ने मां की तस्वीर के सामने दीप जलाया, जैसे बरसों की तपस्या स्वीकार हो गई हो। पहले दिन ही कई मरीज आए, कोई रिक्शा वाला, कोई घरेलू काम करने वाला, कोई बुजुर्ग किसान, कोई विधवा औरत जो बरसों से परेशान थी। आरुषि हर मरीज को ध्यान से सुनती। वो जानती थी कि गरीब का रोग केवल शरीर में नहीं होता, बल्कि वो डर, शर्म और अभाव में भी फैला होता है। वो दवा लिखती, समझाती और जब जरूरत पड़ती तो बड़े अस्पतालों से भी संपर्क करती। नवीन जी बाहर बैठकर मरीजों का पंजीकरण संभालते। लोग कहते, बाबूजी, आपकी बेटी तो भगवान है। वो मुस्कुराकर कहते, नहीं, वो सिर्फ अपनी माँ की बेटी है। एक दिन वहीं पर बूढ़ी औरत आई, जिन्होंने कभी आरुषि के सिर पर हाथ रखकर कहा था कि उनकी पीढ़ी ने चुप रहकर बहुत खोया है। अब उनके साथ उनकी पोती थी, जो विज्ञान पढ़ना चाहती थी। उन्होंने कहा, बिटिया, इसे भी तुम्हारी तरह पढ़ना है, पर घरवाले कह रहे हैं कि लड़की को इतना पढ़ाकर क्या होगा। आरुषि ने बच्ची की आंखों में वही पुरानी आग देखी। उसने नवीन जी की ओर देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, नाम लिख लो। उस पल स्कॉलरशिप फंड केवल कागज नहीं रहा, एक जीती जागती प्रतिज्ञा बन गया। शैलेंद्र भी उस दिन सेंटर आए थे। उन्होंने लड़की का फॉर्म भरा, फिर देर तक पेन पकड़े बैठे रहे। उन्हें याद आया कभी आरुषि का रिपोर्ट कार्ड उनके घर में मजाक का विषय बन गया था। उन्होंने बच्ची से पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो? उसने डरते हुए कहा, डॉक्टर। शैलेंद्र की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, जरूर बनोगी। अगर कोई कहे कि ये सपना तुम्हारे लिए बड़ा है तो समझना कि उसके मन की दीवार छोटी है। आरुषि ने यह सुना तो खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। बरसों बाद परिवार का पुनर्मिलन फिर हुआ। इस बार जगह शैलेंद्र का बंगला नहीं, आरुषि का हृदय सेवा केंद्र का आंगन था। बनारसी साड़ियों और सोने की चमक के बीच अब सफेद कोटों की मेज और गरीब बच्चों की हंसी भी थी। रिश्तेदार आए तो उन्हें पुराने दिनों की यादें घेर रही थी। कुछ ने आरुषि को बधाई दी, कुछ ने नवीन से माफी मांगी, कुछ चुप रहे। पर इस बार नवीन और आरुषि को पीछे खड़ा नहीं किया गया। फैमिली फोटो में नवीन बीच में बैठे थे, आरुषि उनके पास और सुधा की तस्वीर आरुषि के हाथ में थी। फोटोग्राफर ने कहा, सब मुस्कुराइए।
आरुषि को वो पुराना फैमिली फोटो याद आया जिसमें वो और नवीन सबसे पीछे खड़े थे, किसी धब्बे की तरह। आज किसी ने उन्हें पीछे नहीं धकेला। नवीन ने कैमरे की तरफ देखा पर उनकी आंखों के सामने तो सुधा का चेहरा था। रेनू ने धीरे से आरुषि का हाथ पकड़ा। इस एहसास में दया नहीं, प्यार का मिश्रण था और आरुषि ने हाथ को हटाया नहीं। रात को सबके जाने के बाद नवीन सेंटर के बाहर लकड़ी की कुर्सी पर बैठे थे। हवा में हल्की खुशबू थी। मंदिर से आरती की आवाज आ रही थी। आरुषि ने पूछा, थक गए पापा? नवीन जी ने कहा, नहीं, आज मन बहुत हल्का है। वो कुछ देर तक आसमान देखते रहे, फिर बोले, बिटिया, उस दिन जब उन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाकर तुम्हें नीचा दिखाया था तो मैं अंदर से टूट गया था। आज समझ आया कि कभी कभी अपमान मिट्टी में पड़ा बीज होता है। अगर उसे आंसू मिला दिया जाए तो वही बीज वृक्ष बन जाता है। आरुषि ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, उस रात आप मुझे हिम्मत नहीं देते तो मैं यहाँ तक नहीं आती। नवीन जी ने सिर हिलाकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हारी माँ का वादा पूरा किया। असली हिम्मत तो तुमने दिखाई। आरुषि रो पड़ी। उसे लगा कि जीवन में जो कुछ पाया वो किसी एक उपलब्धि का परिणाम नहीं था, वो ढेर सारे बलिदानों की माला थी। वो माला जिसका हर एक मन का किसी भूखी रात, कभी बेची गई पायल, कभी छुपाई गई खांसी और माँ के आशीर्वादों से मिलकर बना था। कुछ महीनों बाद स्कॉलरशिप समूह को सम्मानित किया गया। मंच छोटा था पर भावना बहुत बड़ी थी। 5 लड़कियां और 5 लड़के, सब गरीब परिवारों से थे। उन्हें मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए सहायता मिल रही थी। शैलेंद्र ने मंच पर यह स्वीकार किया कि उन्होंने जीवन में देर से सीखा कि धन का धर्म है रास्ता बनाना, ना कि दीवार खड़ी करना। उनके शब्द सुनकर लोग दंग रह गए। नवीन जी ने ताली बजाई। आरुषि ने बच्चों से कहा, हम तुम्हें दया से नहीं, विश्वास से सहारा दे रहे हैं। तुम्हारी सफलता हमारी आशा है। शैलेंद्र और नवीन पूरी तरह पहले जैसे भाई नहीं बन सके, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास पुरानी मिट्टी में फिर वैसा नहीं उगता, पर उनके बीच बातचीत होती थी। जब भी शैलेंद्र सेंटर आते, नवीन उनसे चाय पूछते। कभी दोनों पिताजी की बातें करते, कभी बचपन की, और कभी चुप रहते। आरुषि ने अपने काम को और बढ़ावा दिया। वो महीने में एक दिन गांव में हृदय जांच शिविर लगाने लगी। पंचायत भवन में बैठकर वो लोगों का ब्लड प्रेशर देखती और रोगों के लक्षण बताती और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। कई बार लोग डॉक्टर साहिबा से फीस पूछते तो वो मुस्कुरा देती, लेकिन वो अंदर से जानती थी कि सेवा भी व्यवस्था मांगती है। इसीलिए उसने एक प्रशिक्षित टीम बनाई। ये डॉक्टर मेहरा की सीख भी थी और सहायता भी। 1 साल बाद सुधा की पुण्यतिथि पर केंद्र में विशेष पूजा हुई। नवीन जी ने सुधा से कहा, तुम्हारा वादा पूरा हुआ। अब कोई माँ पैसे की वजह से दरवाजे से लौटे तो हमारी बेटी उसे रोक लेती है। आरुषि ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे लगा कि माँ की मुस्कान तस्वीर से उतरकर पूरे कमरे में फैल गई है। उस रात आरुषि अपनी पुरानी डायरी देख रही थी। पहले पन्ने पर अभी भी लिखा था, डॉक्टर आरुषि नवीन कटियार। वे अक्षर भले ही कच्चे थे लेकिन संकल्प से भरे थे। उसने उन पन्नों को छुआ और सोचा कि उस छोटी लड़की को अगर वो आज मिलती तो उसे गले लगाकर कहती कि रोना कमजोरी नहीं है, बस रोकर रुक मत जाना। तभी नवीन को खांसी आने लगी तो उसने तुरंत पानी दिया और दवा भी, और डांट कर बोली, आप फिर समय पर दवा खाना भूल गए। नवीन जी हंसकर बोले, अरे डॉक्टर घर में हो तो मरीज लापरवाह हो जाता है। बरसों के इस सफर ने आरुषि को सिखाया कि गरीबी केवल अभाव नहीं बल्कि एक सामाजिक निर्णय भी है जिसे लोग गरीबों पर थोप देते हैं। पर उसने सीखा कि करुणा, शिक्षा और साहस इस निर्णय को चुनौती दे सकते हैं। सबने अपना अपना सबक सीख लिया था। जिस परिवार ने कभी कहा था कि ये सपना अमीरों का है, आज उसी ने सपनों के दरवाजे गरीबों के लिए खोल दिए। तो दोस्तों, आपकी इस कहानी को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल प्रेरणा देना है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और परिस्थितियां वास्तविक जीवन से संबंधित नहीं हैं। यदि किसी व्यक्ति या घटना से समानता दिखाई दे तो वो मात्र संयोग होगा।
धन्यवाद।